हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आज हम पूरा जो मौर्यंस थे ना, इन मौर्यंस को आज हम कवर कर लेंगे, जिसमें अशोक को पढ़ेंगे। अशोक के शिलालेख हो गए, लघु लेख हो गए, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इनको कवर करना है। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करनी है। और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे के रखे हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। अराउंड जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो 14 हैं, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो भी शायद 14 हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल आज काफ़ी ज़्यादा आपको दिया गया है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा है। और रैंडमली आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, वो भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर इसमें पूछे गए। तो मैं वही चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हो सकता है थोड़ी सी क्लास लंबी चली जाए, बट हाँ, डिटेल में हर एक चीज़ आपकी यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। किसी भी चीज़ को हम यहाँ पर लैप्स नहीं करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ठीक है, हेलो अंकित, आप ग्रुप को ज्वाइन करें। अंकित चौहान जी, जो अभी हमारे आइकॉनिक बैचेस शुरू हुए हैं ना, एक 13 तारीख से, आज 21 तारीख से हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा एजुकेटर क्या टॉपिक पढ़ा रहा है। अभी मैं आपको वो एजुकेटर वाला स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ। और उस जो हमारे कंप्लीट कोर्स है ना, आइकॉनिक कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो जैसा अंकित जी को भी प्रॉब्लम थी, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो हमारे आइकॉनिक बैचेस स्टार्ट होते हैं, आप इनको ज्वाइन करिए। यहाँ पर सारे के सारे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। लगभग 6 से 7 घंटे तक की आपकी क्लासेस यहाँ पर होंगी। पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, रेज और हैंड का फीचर मिलेगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए प्लस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 की मेंटरशिप मिलती है। आइकॉनिक बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, 4 महीने का एक हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अब इसमें ये सारे एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि इस कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा। तो जब आप इस कोर्स को एनरोल करोगे, जैसे इस कोर्स में मैं आपको ज्योग्राफी का यूनिट 5 जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ना, उसको मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा पूरा का पूरा। तो वो टॉपिक आपका यहाँ कवर हो जाएगा। और इसके अलावा राजुल मैम है, ठीक है, हरि सिंह सर हैं, गौरव सर हैं, और बाकी इतने सारे जो एजुकेटर्स हैं, यहाँ पर एक एक टॉपिक को सिलेबस के कवर करा रहे हैं। तो इस आइकॉनिक कोर्स को ज्वाइन करके आप टॉपिक कवर कर सकते हो। फिर एक और नया कोर्स हमने आइकॉनिक बैच स्टार्ट किया हुआ है। इसमें ये सारे जो हमारे एजुकेटर्स हैं, जिसमें मैं भी हूँ, तो इसमें ये टॉपिक वाटर मैनेजमेंट का मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कि 13 जुलाई से शुरू हुआ है। फिर 21 जुलाई से भी एक कोर्स शुरू हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए गए। इनकी जानकारी आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आइकॉनिक बैचेस के थ्रू मिल जाएगी, तो आप इनको एनरोल कर सकते हो। बाकी कुछ और कोर्सेज हैं, तो 27 तारीख से भी आपका एक और नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो डियर, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मेरी क्लासेस में मैं कुछ टाइमिंग्स जो है क्लासेस की मैं चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो ये मॉर्निंग में जो क्लास हो रही थी ना, इसको मैं चेंज करके लगभग आप मान के चलिए कि इसको मैं 1 या 1:30 बजे के आसपास कर दूंगा। इस क्लास को जो अभी हम कर रहे हैं 2 बजे, ये क्लास पर मंडे से चेंज हो जाएगी इसका फॉर्मेट। तो 1 या 1:30 बजे ये क्लास रहेगी। दूसरी क्लास जो आपकी रहेगी वो रहेगी दोपहर टाइम में 3 बजे के आसपास। वो प्लस पर यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं हम। ये भी मंडे या ट्यूसडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा यूनिट 4। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी रात में 9 बजे। तो 4 क्लासेस आपकी डेली होंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे यूनिट 5 को हम कवर करेंगे। तो 6 क्लासेस मैं करूंगा सैटरडे और संडे, केवल यूनिट 5 की। तो अगस्त के लास्ट तक 5 यूनिट्स में आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। तो इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें कवर करा रहा हूँ। जैसे आज 20 तारीख है, तो 21 तारीख है, तो आज मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सारी चीजें कवर कराऊंगा। कल वाले मौर्योत्तर काल में मैं आपको शुंग, कुषाण, है ना, और पार्थियंस कौन थे, इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। और शॉर्ट नोट्स के थ्रू सिक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में आपने देखा कि हमने कल तक तुगलक वंश को कवर कर लिया, आज सैयद और लोधी वंश, इन दोनों को कवर करवा दूंगा मैं मिडाइवल में। मॉडर्न में आज हमने किस चीज को पढ़ा था, आंगल अफगान युद्ध को पढ़ा। तो तीनों आंगल अफगान युद्ध हुए। कल सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में और हड़प, जो हमारे डलहौजी की हड़प नीति थी, उसको कल हम पढ़ने वाले हैं। वो भी शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही हो रही है।
तो सारी क्लासेस शॉर्ट नोट्स के थ्रू हो रही हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी मेरा कोड आपको 20% का डिस्काउंट देगा डियर, तो इस ऑफर का फायदा उठा लो। तो 22 तारीख तक ये ऑफर है, केवल कल तक सीमित रहेगा। फिर नॉर्मली कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी फिर से मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप कंपाइल्ड एडिशन चाहते हो, जो मैं आपको यहाँ पर सेशंस दिखा रहा हूँ, अब इसकी पीडीएफ्स आपको पूरी पीडीएफ्स फ्री अवेलेबल नहीं रहेंगी, ये केवल प्लस ग्रुप पर ही अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसका कंपाइल्ड एडिशन प्रिंट आउट के लिए चाहते हैं तो आप प्लस ग्रुप ज्वाइन करना, पर उसके लिए मेरे कोड से ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जिस तरह से हिस्ट्री हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें इसी तरह से शॉर्ट नोट्स में आपको कवर करवाने वाला हूं। तो ज्वाइन करिएगा, जब भी खरीदो तो प्लीज यूज कोड ADYT। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो 3 से 4 पेज की आज पीडीएफ है, थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ है, बट टॉपिक्स जो हैं इसमें सारे कवर किए गए हैं। तो यहां तक आपको याद होगा कल चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी हिस्ट्री बता दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से इसने घनानंद को मारा था, घनानंद को मारकर ये गद्दी पर बैठा हुआ था, ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कराया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य विस्तार को किया, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध होता है 305 में, हमने इस युद्ध के बारे में भी पढ़ा था। इस युद्ध के बाद जो परिणाम हुए थे, कौन से क्षेत्र थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया, लगभग 500 हाथी, वो चीज हमने कल कवर करी थी। फिर बिंदुसार का बर्थ कैसे हुआ, इसको भी हमने कवर करा था कि बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहते हैं। फिर अब कहानी आगे बढ़ती है अशोक के ऊपर। चलो फिर से एक बार बिंदुसार के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता है क्या, 298 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य जी की देहांत हो जाता है। देहांत मतलब कि वो कर्नाटक चले जाते हैं। तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जो जगह थी वो वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद जो जैन धर्म की एक प्रक्रिया होती है जिसको संलेखना कहा जाता है, तो फूड को, खाना खाना वो छोड़ देते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में, और इस तरह से वो अपने प्राण त्याग देते हैं कर्नाटक श्रवणबेलगोला में। तो 298 के आसपास वो कर्नाटक के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अपने बेटी बिंदुसारा को वो गद्दी पर बिठाल कर जाते हैं। बिंदुसारा, जिसको कई और नाम से जाना जाता था, सहसेन बोला जाता था, अमित्र घात, अमित्र चेटस, ये उसके कुछ यहाँ पे नाम थे जो अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं हमारे लिए। फिर बिंदुसारा ने 298 से लेके 274 तक यहाँ पर रूल किया। अब होता है क्या, जब 275 का टाइम चल रहा था, बिंदुसारा के जीवन का अंतिम समय, उसी अंतिम समय में तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के पास है, वहां पर एक विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह होता है। अब बिंदुसारा का अंतिम समय चल रहा है, तो सुशीम भी वहीं पर था और अशोक भी वहीं पर था, ठीक है। सुशीम और अशोक ये बिंदुसारा के दोनों बड़े भाई कहलाते हैं। बिंदुसारा ने काफी सारी शादियां की हुई थी, ठीक है। तो ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने 99 भाइयों का मारा था, ठीक है। हाँ, हो सकता है ग्रंथ कह रहे हैं क्योंकि काफी सारी शादियां की हुई थी, बट कुछ इतिहासकार इस चीज को इस चीज के अंगेंस्ट में भी अपने तर्क देते हैं। तो 275 के आसपास यहाँ पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला कहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान का जो रावलपिंडी वाला हिस्सा है ना, ठीक है, हमारे कश्मीर से लगा हुआ, वहां पर ये तक्षशिला पड़ता है। तो सुशीम ने मना कर दिया उस विद्रोह को दबाने के लिए। सुशीम ने बोला मैं नहीं जाऊंगा उस विद्रोह को दबाने। क्यों? क्योंकि वो इतना दूर था। अब ये लोग पाटलिपुत्र में, बिहार में हैं, और इनको रावलपिंडी तरफ जाना है, इतना दूर, कितनी सारी नदियां क्रॉस करके हिमालय की तीनों रेंजेस को, ठीक है, चाहे आप रेंजेस को, शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, इसको क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद फिर वहां सुलेमान रेंजेस के पास आपको जाना है। बीच की जो सारी नदियां हैं, सतलज हो गया, झेलम, चिनाब, व्यास, है ना, इन नदियों को भी क्रॉस करते जाना है। तो लगभग 1.5, 2, 3 महीने का टाइम लग जाएगा वहां तक जाने में। तो उसको ये डर था कि अगर मैं इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला जाता हूं, सुशीम को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला जाऊंगा तो अशोक क्या करेगा, यहां पर जैसे ही बिंदुसारा की डेथ होगी तो वो तुरंत गद्दी पर बैठ जाएगा। तो सुशीम ने यहाँ पर, सुशीम का और अशोक की बचपन से लड़ाई चलती थी गद्दी को लेकर, दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे। अशोक काफी योग्य था, जितना योग्य सुशीम यहाँ पे नहीं था। हालांकि सुशीम बड़ा बेटा था, उसको गद्दी पर बैठना चाहिए था, और सुशीम भी यही चाहता था, पर अशोक उसकी अयोग्यता को देखते हुए खुद गद्दी पर बैठना चाह रहा था। तो सुशीम ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा उस विद्रोह को दबाने के लिए। तब अशोक जो था उस समय उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था, तो उसने क्या बोल दिया, ठीक है मैं जाता हूं उस विद्रोह को दबाने। तो अशोक क्या करता है, 275 में, ठीक है, उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला चला जाता है। अब जब विद्रोह को दबाने के लिए अशोक वहां पर जाता है तो वहां पर कोई विद्रोह ही नहीं होता। वहां पर इवन अशोक का हर कोई स्वागत करता है,
विद्रोह क्या था बेसिकली वहां पर कि राजा ध्यान नहीं दे रहे थे इस वाले क्षेत्र के ऊपर, यहां से भी अटैक्स हो सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेजर्स थे वो हमें परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे जनता की शिकायतें थी, विद्रोह नहीं था, जनता वहां चाहती थी कि आप हमारी शिकायतों को हल करो। तो अशोक जैसे ही तक्षशिला पहुंचा, वहां पर पहुंचता है वो, तो वहां पर उसको एक ऋषि मुनि भी मिलते हैं जो कि चाणक्य के अनुयायी कहे जाते थे, जिनका नाम था वहां पर राधागुप्त। ओके, तो राधागुप्त से अशोक की मुलाकात भी कहां होती है, तक्षशिला के विद्रोह के दौरान ही होती है। तो राधागुप्त के साथ मिलकर अशोक वहां पर, राधागुप्त ही बेसिकली यहाँ पे उनसे जब मिलते हैं ना, तो आगे जाके राधागुप्त को वो अपना प्रधानमंत्री भी बनाएगा अशोक यहाँ पे। ओके, तो मुलाकात हुई, तक्षशिला में सारी चीजें अच्छी की, उसने सेटल्ड किया, अपने आप को वहां स्टैब्लिश्ड किया अशोक ने। फिर उसको सूचना मिलती है कि जो बिंदुसारा थे उसके पिताजी थे, उनका देहांत हो गया है 274 में, जस्ट एक साल बाद ही उनका देहांत हो गया है। अशोक को जब ये सूचना यहाँ पर मिलती है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है 274 में, तो तुरंत वो वापस आता है पाटलिपुत्र के लिए, तुरंत वहां से वो चलता है पाटलिपुत्र के लिए आता है। एक साल लग जाता है उसको वापस आने में। 273 में जैसे ही वो पाटलिपुत्र पहुंचता है, पता चलता है कि उसके भाई सुशीम ने और बाकी के भाइयों के साथ मिलकर गद्दी हत्या ली है। किसको पता चला, अशोक को पता चला 273 में। तो 275 में विद्रोह हुआ तक्षशिला में, 274 में उसने विद्रोह का दमन किया, 274 में ही बिंदुसारा की मृत्यु हुई, और जस्ट एक साल बाद ही अशोक वहां पर वापस आता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अशोक आया, गद्दी को लेकर सुशीम और अन्य भाइयों के साथ उसका झगड़ा होता रहा, लगभग 4 साल तक उसका झगड़ा चला। 273 से लेकर 269 तक अशोक ने सुशीम और अपने सारे भाइयों को मार डाला, केवल एक भाई को उसने जिंदा छोड़ा हुआ था, ठीक है। फिर 269 में वो गद्दी पर बैठता है, और फिर यहाँ पर 269 में वो अपना राज्याभिषेक यहाँ पे करवाता है। तो दीपवंश, महावंश, दिव्यदान, ये कुछ ऐसे उस समय के प्रमुख साहित्य हैं जिसमें इस चीज की पुष्टि की गई है कि अशोक गद्दी पर तो 273 में ही बैठ गया था, पर भाइयों के झगड़े के कारण, षड्यंत्र के कारण उसने 4 साल बाद 269 में क्या करवाया था, अपना राज्याभिषेक यहाँ पे करवाया, राज्याभिषेक करवाया, और राधागुप्त को भी वो साथ में लेकर आया था। तो राधागुप्त को क्या किया, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ओके, तो ये एक पूरी जनरल सी स्टोरी थी अशोक के बारे में। अब आइए कुछ और चीजें पढ़ते हैं कि अशोक बेटे किसके थे, ठीक है। तो बिंदुसारा ने एक दो नहीं, काफी सारी यहाँ पर शादियां की हुई थी। तो जो सुभद्राद्री, ठीक है, जिनका नाम था, है ना, सुभदाग्री, उनके बेटे थे यहाँ पर अशोक, ठीक है। तो दिव्यदान में अशोक की माँ का नाम सुभद्रागी बताया हुआ है। तो पिता की तरह अशोक ने भी बहुत सारी शादियां की थी, जैसे विदिशा की एक महादेवी थी, इनसे इसने शादी की थी। तो एक सिहली परंपरा होती है, सिहली परंपरा के अनुसार ये शादी की गई थी अशोक की और महादेवी की। फिर इसके अलावा हाँ, एक चीज और, जो महादेवी थी ना, इन्हीं से 2 बच्चे पैदा होते हैं अशोक के, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्हीं दोनों को श्रीलंका भेजा हुआ था, बौद्ध धर्म के प्रचार होते। तो ठीक है, पहली शादी इसने कहां से की थी, उज्जैन की जो महादेवी थी, ठीक है, उनसे शादी की थी अशोक ने। दूसरी शादी एक कुणाल से की थी, ठीक है। कुणाल के अलावा चालुमित्रा हो गई, जालौन हो गई, तीवर हो गई। ये कुछ ऐसी वाइब्स हैं जिनका उल्लेख उस समय के साहित्य उस समय के साहित्य जो जैन साहित्य और जो बौद्ध साहित्य थे, ठीक है, जैसे कि दिव्यदान हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, इनमें इन शादियों का वर्णन बहुत डिटेल से मिलता है, ओके, अशोक की। तो ये कुछ अशोक की शादियां थी। अब हमें कुछ चीजें याद रखने हैं, प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टस से जो क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के अन्य नामों के बारे में बताना है, तो अशोक का अशोक नाम और अन्य नाम क्या मिलते हैं। तो अशोक के जैसे कुछ एक अभिलेख है, मस्की और गुर्जरा का अभिलेख, वहां पर अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, ठीक है। बुद्ध धर्म में भी अशोक मिलता है नाम, पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा जाता है, पुराणों में अशोक वर्धन नाम है। और कुछ अभिलेख इसके नाम की पुष्टि देवनाम प्रियदस्सी के नाम से भी करते हैं, ठीक है। तो प्रियदस्सी और प्रियदासी, इस तरह से कुछ नामों का अशोक का उल्लेख मिलता है। आइए अब बात करते हैं अशोक की। जब अशोक गद्दी पर बैठ गया तब उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम नहीं किए। तो 269 में राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाने के बाद वो गद्दी पर बैठा। फिर 261 में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध क्यों होता है, कौन उस समय का राजा था, इस चीज के पीछे कुछ कारण थे। कलिंग, अगर मैं आपको जगह बताऊं तो जो उड़ीसा और जो बंगाल वाला हिस्सा कहलाता है ना, जैसे कि अगर मैं आपको मैप बनाता हूं इंडिया का, इस स्टोरी को सुनते चलना क्योंकि इसी से ही याद हो जाएंगी चीजें। तो ये जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये कलिंग वाला हिस्सा कहलाता था। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे
तो ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर हमें पूर्वी देशों के साथ, चाहे अंडमान हो या इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या और भी जो देश हो, अगर हमें उनके साथ ट्रेड करना है, अगर हमें व्यापार करना है, तो यहाँ से वहां तक व्यापार करना बहुत सरल होता था। तो सामरिक दृष्टि से आप देखेंगे ना, तो कलिंग का जो महत्व था वो बहुत ज्यादा था, छोटा मोटा महत्व नहीं था कलिंग का, ठीक है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो कलिंग का महत्व जो था वो ज्यादा था। अब होता है क्या बेसिकली यहाँ पर, उस समय जो कलिंग का राजा हुआ करता था उसका नाम था नंदराज। तो कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। अब देखना इस स्टोरी को थोड़े से और आगे बढ़ाता हूं किस तरह से चलती है, ठीक है। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो अशोक ने एक संदेशा वहां पर भेजा कलिंग को लेकर कि ये जो आपका हिस्सा है ना, ये हिस्सा आप मेरे लिए यहां पर दे दो। इस हिस्से को वो चाह रहा था। अब देखो चीजें किस तरह से धीरे धीरे आगे और समझना होता है क्या। कलिंग के नंदराज राजा ने इस चीज की मनाही कर दी कि ये जो आपको हिस्सा है ना, ये हिस्सा हम नहीं देंगे। अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। नंदराज यादव था, ठीक है। अब आक्रमण जब किया तो अशोक को भी अंदाजा नहीं था कि कलिंग का राजा भी कितना ताकतवर है। कलिंग के राजा के पास भी लगभग लाखों सैनिक थे और लाखों सैनिकों की सेना लेकर अशोक भी इधर आ गया। अशोक ने सोचा कि मेरे सैनिकों को देखकर शायद कलिंग का राजा डर जाए, ठीक है। तो वो भी नहीं डरा। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। भीषण युद्ध मतलब 1.5 लाख के आसपास सैनिक मारे जाते हैं। अब इससे अंदाजा ये मत सोचना कि केवल सारे सैनिक नंदराज के ही मारे गए, नहीं, दोनों के सैनिक मारे जाते हैं। नंदराज के सैनिक भी मारे जाते हैं और अशोक के सैनिक भी मारे जाते हैं। तो दोनों के सैनिकों को मिलाकर लगभग 1.5 लाख के आसपास सैनिक मारे जाते हैं और लगभग 50,000 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं और उन लोगों को बंदी बनाया जाता है। तो इतनी बड़ी बीभत्सना को देखकर अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया। अशोक कहता बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे, मतलब इतनी बड़ी गलती केवल मैंने एक जगह को लेकर कर दी। कितनी सारी माओं के मैंने पुत्रों को खत्म करवा दिया, कितनी सारे बहनों के भाइयों को जड़वा दिया, कितनी सारी ऐसी पत्नियां थी जो मेरे कारण विडो हो गई, कितने सारे बेटों और बेटियों के मैंने बाप को छीन लिया। क्योंकि अशोक जब आगे जाके अपना अभिलेख बताएगा तो वो प्रजा को क्या बोलता है, सभी मेरे बेटे के समान है और बेटियों के समान है। क्योंकि उसने इस युद्ध में लाखों लोगों के पिताओं की डेथ देखी हुई थी, मौत देखी हुई थी। इसी कारण से वो अपनी प्रजा को अपना बच्चा मानता था, क्योंकि उसने यहां पर काफी लोगों को अनाथ कर दिया था, ओके, इस युद्ध में। तो आगे जाके बताऊंगा उन अभिलेखों में क्या लिख रखा है। तो हुआ क्या, इस युद्ध में जब इतना बीभत्स और नरसंहार अशोक ने यहां पर देखा तो उसके मन से क्या हट गया, ये युद्ध की परिकल्पना उसने हटा दी। उसने तुरंत ही उस समय एक बुद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था, बुद्ध अनुयायी थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा के लिए उसने वो बोला आज से मैं भेरी घोष की जगह मैं किस चीज का अनुपालन करूंगा, धम्म घोष का पालन करूंगा। भेरी घोष क्या होता था, भेरी मतलब कि जब युद्ध होते थे ना, तो युद्ध होते समय क्या होते थे, ड्रम बजाए जाते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था भेरी, और उनसे जो आवाज निकलती थी, ठीक है। तो युद्ध के समय जैसे आरती के समय घंटे बजते हैं ना, तो युद्ध के समय पे बड़े बड़े ऐसे ड्रम होते थे, बहुत बड़े बड़े ड्रम, करीब 10-10 लोग उन ड्रम्स को बीट कर रहे होते, धम 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 धम, उनको भेरी घोष बोलते थे। तो युद्ध के ड्रम की जगह धर्म, धम्म नीति, धर्म, जो धम्म शब्द है ना, ये संस्कृत के धर्म शब्द से बना है, बट इसका मतलब रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। धर्म का मतलब हम एक रिलीजन के तौर पे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का बेसिकली मतलब होता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो नैतिक आचार होते हैं, ठीक है। अब धर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, लोग इसको आज के साइंस में ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखते हैं। धर्म का बेसिकली मतलब होता है जो आपको करना जरूरी है, जो आपका दायित्व है। जैसे आज मैं बोलूं आपसे अभी कि आपका धर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुस्लिम है। नहीं, आपका जो धर्म है वो है पढ़ाई करना, आपका धर्म है अपने परिवार को देखना, अपने परिवार की जरूरतों को, और अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई थोड़ा सा लाचार है, तो उसकी मदद करना, ये आपका धर्म है। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म वो है जो आपको करना अभी जरूरी है, जिस चीज के लिए आप हो। जैसे मैं हूं, मेरा धर्म क्या है, आपके मेंस की तैयारी करवाना, ये मेरा धर्म है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो धर्म का सेंस अलग होता है कि नैतिक आचार, मोरल ड्यूटीज जो होती है, जो मोरल आपकी जो कहते हैं ना, जो मोरल आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, फंडामेंटल, तो वो कहलाती हैं आपकी धर्म, ये धर्म कहलाता है यहाँ पर, ओके। तो अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म की नीति को अपनाया, धम्म, ठीक है, जो कि एक नैतिक आचार यहाँ पर होते थे। तो फिर उसने बोल दिया कि आज के बाद में किसी भी तरह के कोई भी यहाँ पर युद्ध ये नहीं करने वाला हूं। अब जो साम्राज्य विस्तार है वो नीति उसने यहाँ पर छोड़ दी।
हालांकि इसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑलरेडी इसको अपने पिताजी और दादाजी से काफी बड़ा साम्राज्य मिला था। हालांकि इसने भी साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ठीक है, कुछ इसने वजह की, जैसे कलिंग को इसने जीता, कश्मीर को जीतकर इसके अंदर कश्मीर को जीतने के बाद कश्मीर राज्य श्रीनगर की स्थापना की, दक्षिण के जो चेरा और पांड्या वाले राज्य हुआ करते थे वो उन क्षेत्रों को भी इसने, जो बचे हुए क्षेत्र थे उनको भी विजिट किया। तो ऐसा नहीं था कि इसने केवल पिताजी और दादाजी की संपत्ति को ही अपना क्या करके रखा, संभाल के रखा, नहीं, उसने संपत्ति को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया। पर उसके बाद जब कलिंग का युद्ध होता है फिर उसने इस चीज को क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भैया अब हम किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर संपत्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आइए, तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अशोक का दिया था। अब अशोक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर और पढ़ने वाले हैं, और चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां तक तो हम आ चुके थे। तो सम्राट अशोक पढ़ रहे थे। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 में शासक बना। कलिंग युद्ध के बाद इसने धम्म को अपनाया, धर्म को नहीं, धम्म को अपनाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दक्षिणी कर्नाटक तक इसने साम्राज्य जीता, ठीक है, विजय का कलिंग युद्ध बताया। और अशोक का बौद्ध होने का प्रमाण वैराट अभिलेख से मिलता है। तीसरी संगति का आयोजन। तो अशोक ने क्या किया कि जब बौद्ध धर्म को अपनाया, उपगुप्त से इस चीज की दीक्षा ली। तो आप लोगों को दिख रहा है ना, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा और क्लियर दिखने लगेगा। मैं एक काम करूंगा, ये पीडीएफ आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले दे दूं, बट अगर मैं पहले दे दूंगा ना तो आप लोग आओगे नहीं। डेफिनेटली पिंकी, ये पीडीएफ्स आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलेंगी, बट लास्ट में दूंगा मैं कंपाइल्ड, प्लस ग्रुप पर अवेलेबल कराऊंगा इंग्लिश पीडीएफ। हिंदी तो मैं दे ही रहा हूं ना आप लोगों को, अब आप लोग पढ़ सकते हो, ओके। इसलिए तो मैं इससे पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल देना आपको यही पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ से आप पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, अब बेटर है ना, अब सही दिखेगा। तो उपगुप्त से दीक्षा ली थी अशोक ने। तो 4 संगीतियां टोटल बेसिकली जैन बौद्ध धर्म में होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी कालाशोक के टाइम पे, ठीक है, फिर एक अजातशत्रु के टाइम पे, एक कालाशोक के टाइम पे, फिर अशोक और फिर कनिष्क। तो एक याद रखना है आपको। ए मतलब कि पहले होती है अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। 4 बौद्ध संगतियां, ठीक है। 483 हो गया आपका, 383 हो गया, 250 हो गया, और एक कनिष्क के टाइम पे 1st सेंचुरी बीसी में होता है, ठीक है। इनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, उनको अध्यक्षों के नाम याद रखना है और कहाँ कहाँ पर ये आपकी होती हैं। तो जैसे एक राजगृह में होता है, ठीक है, सॉरी, पहली पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी पाटलिपुत्र में होती है, और 4 जगह और होती है, राजगृह में भी होती है ना, और कश्मीर में होती है। तो इस तरह से 4 आपकी ये होती हैं, ओके। तो तीसरी संगति का आयोजन इसके टाइम पे हुआ। अशोक राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था, मैं बता ही चुका हूं आपको, और वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की इसने स्थापना की थी, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार किया। यहां तक हमने कवर करा था। अब बात करते हैं यहाँ पे अशोक के द्वारा जो धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था उसके बारे में बात करते हैं, फिर सीक्वेंस से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अशोक का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक ने जब क्या किया कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ले ली कि अब हम किसी भी प्रकार के कोई भी यहाँ पर युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, तब उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना उसने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि बौद्ध संगति का आयोजन किया। बौद्ध संगति मतलब वही जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास उसने इस संगति का आयोजन किया हुआ था अशोक ने, ओके। एक मिनट, हाँ जी। तो इसने 250 ईसा पूर्व के आसपास इस संगति का आयोजन यहाँ पे किया था, ठीक है। और इस आयोजन के दौरान उसने बुद्ध धर्म को अपनाया भी था। फिर उसने क्या किया था, बुद्ध धर्म के साथ साथ जो धम्म की नीति थी, ठीक है, इसका पालन करना शुरू किया। इसने क्या कहा अपनी प्रजा से, ठीक है, बोला कि आपको क्या करना है, एक जो नैतिक आचार होते हैं, ठीक है, नैतिक आचार, इनका अनुपालन करना है, ठीक है। इसने किसी धर्म के बारे में नहीं बोला, क्योंकि अशोक के टाइम पीरियड पे हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म के साथ साथ जो दूसरे संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय था, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, यहाँ पर काफी सारे भिक्षु भी हुआ करते थे। तो इसने फोर्स नहीं किया किसी को कि तुम्हें केवल क्या करना है, बौद्ध धर्म को अपनाना है, बस तुम्हें धम्म की नीति का पालन करना है, धम्म की नीति का आपको अनुसरण करना है। धम्म की नीति जो नैतिक आचार है, जैसे राजा का आपको सम्मान करना है, घर के जो बड़े लोग हैं आपको उनका सम्मान करना है, जो महामात्य
ठीक है, जिनको नियुक्त किया था अशोक ने, उन महामात्यों का आपको सम्मान करना है। तो इस धर्म की नीति का आपको यहाँ पर प्रचार करना है। फिर बिहार यात्राओं की जगह उसने धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया। बिहार यात्राएं उस समय क्या होता था, जो तीर्थ यात्राएं होती थी ना, उनको बिहार यात्राएं बोला जाता था। तो यहाँ पर बिहार यात्राएं करने की जगह आप धम्म की यात्राएं करो। ठीक है, धम्म की यात्रा मतलब कि जो नैतिक यात्राएं होती हैं, जो जरूरी होती हैं, उन यात्राओं को आपको करना। तो ये चीज इसने चालू किया। दूसरा, हिंसा को कंप्लीटली त्याग दिया। तो बौद्ध धर्म में भी क्या किया गया, हिंसा को त्यागने की बात की गई है। तो इसने प्रचार प्रसार हेतु कलिंग युद्ध के बाद किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ा, और ना ही इसने अपने सक्सेसर्स से बोला कि अब तुम्हें कोई युद्ध करना है। और यही अशोक के और मौर्य धर्म के पतन का कारण बन गया, क्योंकि जब मौर्य धर्म का जो आखिरी सम्राट बृहदत्त गद्दी पर बैठेगा ना, तो उस समय आक्रमण हो रहे थे, बैक्टीरियन से आ रहे हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा, पुष्यमित्र शुंग आएगा, उसने बोला कि भैया अब युद्ध करो। तो बृहदत्त बोलता है कि नहीं, मेरे दादाजी ने मना किया है कि किसी तरह का कोई हिंसा का काम नहीं करना है। तो इतना गुस्सा आया यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के लिए, उसने लिया और इसको मार दिया। ठीक है, और फिर वहां पे एक नया वंश आएगा, अभी पढ़ाऊंगा वो मैं। तो हिंसा का टोटल त्याग करा, स्तूपों का निर्माण करवाया। तो जहां जहां बौद्ध भगवान बौद्ध के अवशेष थे, वहां पर इसने स्तूप बनवाए। एक दो नहीं, लगभग 84,000 स्तूपों का जो निर्माण करवाया गया था, वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। जैसे सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप कहा जाता है बौद्ध धर्म का, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। जो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर थे, महामोगलायन हो गया, ठीक है, और सारिपुत्र हो गया, उनके अवशेष और अस्थियां यहाँ पर दफन किए गए। तो बुद्ध धर्म के लगभग 8 अवशेष, 8 प्रकार से उनकी बॉडी को डिवाइड किया गया था। वहां पर स्तूप बनाए गए। स्तूप का बेसिकली मतलब क्या होता है, कब्र। ठीक है, अगर आप इसके शब्द की बात करेंगे, स्तूप शब्द का मतलब होता है कब्र। तो ठीक है, वहां पर उनके अवशेष रखे गए हुए, तो स्तूपों का निर्माण करवाया। फिर विभिन्न अभिलेखों के द्वारा धर्म सिद्धांत का प्रचार प्रसार। अशोक ने काफी सारे शिलालेख लिखवाए। शिलालेख के साथ साथ उसने स्तंभ लेख लिखवाए। उन स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने नैतिक जीवन के साथ साथ जो वो चाहता था, जो वो प्रचार प्रसार करना, जनता को बताना चाहता था, उन सभी चीजों का वर्णन अशोक ने अपने अभिलेखों में यहाँ पे करवाया। फिर 4 दूतों द्वारा प्रचार प्रसार कराया। 4 दूतों का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसके जो बेटे थे महेंद्र और जो बेटी थी संघमित्रा, इसको इसने कहा भेजा, श्रीलंका भेजा। इसके बाद एक धर्म रक्षित था, महाधर्म रक्षित था, एक कुणिल था। तो इन और व्यक्तियों के लिए इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेजा। जैसे महारक्षित को इसने महाराष्ट्र के साथ साथ और जो पश्चिमी देश है वहां भेज दिया। ठीक है, धर्म रक्षित को इसने कहां भेजा, इजिप्ट की तरफ, और जो अफगानिस्तान के ऊपर काबुल कांधार है वहां पर भेजा। तो इसने 4 गुप्तों को, मतलब जो 4 इसके दूत थे, चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए इसने भेजा। फिर धर्म श्रवण एवं धर्म उपदेश की व्याख्या एवं झांकियों का प्रदर्शन। धम्म श्रवण एवं धम्म उपदेश। धर्म श्रवण का मतलब बेसिकली क्या था, जैसे हम लोग बचपन में ड्रामा करते थे ना, जब ड्रामाज होते थे तो सुबह उठ रहे हैं, उठते ही साथ जाके फिर माता पिता के पैर पड़ना, तो ये सीन्स वगैरह होते थे। ठीक है, जो ड्रामा होते थे, जो आपने देखा ना मूवीज में, एक समय थिएटर होता था, जैसे हमारी अभी होती है ना रामलीला वगैरह, तो उस प्रकार से इसने अपने धर्म का प्रचारण किया, लोगों को सीन्स के थ्रू बताया कि नैतिक आचार क्या होते हैं, क्या आपको पालन करना है, वो सारी चीजें इसने झांकियों के माध्यम से बताई। फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति। इस धम्म को आगे से लोगों को प्रचार करने के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनको आदेश दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस धम्म का प्रचार करना है। और सभी प्रांतपतियों के लिए, जितने भी अशोक का जो साम्राज्य था ना, इसको 6 भागों में बांटा गया था, तो इसने वहां पर जो प्रांतपति नियुक्त किए थे, उन सभी प्रांतपतियों से यह बोला कि आपको हर 5वें साल में पूरा का पूरा जो आपका क्षेत्र है ना, उसका ब्यौरा करना है। ये वही 5 साल है जो आज के इलेक्शन में जो 5वां साल आता है ना, तो इलेक्शन के समय जो नेता होता है वो दौरा करता है। तो ये वही है कि जब इलेक्शन आता है ना, तो 5वें साल जो दौरा करता है ना, ये वही 5वां साल है। तो ये बहुत पहले से परंपरा चलती आ रही है। बीच के 4 साल में कोई दौरे नहीं होते, केवल 5वें साल में दौरा होता है। ओके, तो ये 5वें साल में आपको धम्म महामात्रों को और राजाओं को दौरा करने की बात कही है। फिर उसके बाद गुफाओं का निर्माण। तो अशोक ने, ठीक है, कुछ ऐसी गुफाएं थी आजीविकों के लिए, ठीक है, सुदामा हो गया, विश्व झोपड़ी हो गया, तो ऐसी कुछ गुफाएं थी, ठीक है, जो उसने दान दी थी आजीविकों के लिए। उन गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया। तो ये अशोक की क्या थे, प्रचार प्रसार की नीति थी। अब बात करते हैं प्रशासन व्यवस्था और मेगास्थनीज द्वारा वर्णित। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था,
तो 305 में जो इम्पस की लड़ाई होती है जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो अपनी बेटी हेलेना की शादी वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। अब हेलेना जो थी ना वो कहाँ की रहने वाली थी, फारस की रहने वाली थी। फारस मतलब ईरान, इजिप्ट और लीबिया वाला क्षेत्र सेल्यूकस ने जीता था। अब हेलेना की जो भाषा थी वो टाम टूम टिंग करके बात करती थी और चंद्रगुप्त मौर्य था वो संस्कृत में बात कर रहा होता था। अब उसकी टाम टूम टिंग समझ में नहीं आती थी चंद्रगुप्त को, तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी ना हेलेना को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को पानी पीना है तो वो कहेगा पानी दे दो, ठीक है, और ये हो सकता है शरबत उठा के दे दे या कुछ और दे दे, तो गड़बड़ी हो जाती, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता। तो इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, एक जो उसका दूत था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या था, एक स्कॉलर था, दार्शनिक था, इसको भाषाओं का भी ज्ञान था और मेरी बेटी सही से रह रही है कि नहीं रह रही है, ठीक है हेलेना, ठीक है, सही से चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से रख रहा है कि नहीं रख रहा, दहेज तो मैंने बहुत सारा दे दिया चंद्रगुप्त को, तो ये चेक करने के लिए, ठीक है, उसने मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, ठीक है, हेलेना के साथ भेज दिया था। तो वो भारत में आया। अब भारत में आया तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो देख के चकित हो गया, मतलब कि अरे बाप रे इतना लंबा महल, 7 मंजिल का महल लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, इतनी सारी जातों को देखकर, जात मतलब जो कास्ट थी, वैसे नॉर्मली 4 थी, इसने 7 जातों के बारे में बोला है, ठीक है, फिर और भी कई चीजों थी, इसने वो वर्णन किया मेगास्थनीज ने। तो इसने जो सारा का सारा जो वर्णन किया वो अपनी एक किताब में, इंडिका नाम की जो इसकी किताब थी, उस किताब में इसने इस वर्णन को बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि मेगास्थनीज की। अब हालांकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मेगास्थनीज की जो किताब है ना वो अब नहीं है, ओरिजिनली देखा जाए तो वो बुक अब हमारे पास नहीं है। बाकी जितनी भी जो प्लूटमार्क हो गए, टॉलमी हो गए, उस समय के जो एरियन हो गए, ये जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने इस किताब को जो बचे खुचे पन्ने थे कंपाइल्ड करके और सारी की सारी ये बातें यहाँ पर लिखकर बताई हुई है। तो मेगास्थनीज क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसने बोला राजा शान शौकत में रहता था। भाई क्यों नहीं रहेगा, राजा है भाई, हिंदू राजा, बिल्कुल रहेगा शान शौकत से। राजाओं की सुरक्षा में सशक्त महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। तो मेगास्थनीज ने बोला था जब कोई त्योहार वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो राजा क्या करता था, बाहर निकलता था, ठीक है, तो घूमने के लिए। तो जब राजा बाहर निकलता था घूमने के लिए तो उसके साथ उसके चारों तरफ 7 लेयर होती थी। 7 लेयर मतलब पहले महिला अंगरक्षिकाएं उसको घेर के रखती थी, फिर उसके बाद दूसरी थोड़ी सी और महिला अंगरक्षिकाएं थी, फिर उसके बाद उसके बॉडी बिल्डर्स होते थे, फिर इस तरह से मतलब 7 घेरे बने हुए होते थे। तो सामान्य जो जनमानुस था वो इसके पास तक नहीं आ सकता था। इसके अलावा राजा के सिर के ऊपर चील, गिद्ध, तोते वगैरह ऐसे मंडराते रहते थे, ठीक है, वो भी उसकी क्या करते थे, दूर से देख देख के कि कहीं से तीर कमान तो नहीं मार रहा है, ठीक है, तो वो रक्षा किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर मेगास्थनीज ने वर्णन किया है राजा के शान और शौकत का। फिर सर्वोच्च शक्ति सम्राट में थी, चाहे कोई नियम बनाना हो या कोई न्याय करना हो या फिर युद्ध करना हो, तो जुडिशियली पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और इसके साथ साथ जो हमारे तीनों पावर्स होती है ना, जुडिशरी हो जाता है, लेजिस्लेटिव हो जाता है, ओके, तो ये सारी की और जो कमांडरिंग पावर थी वो सारी चंद्रगुप्त में ही वेस्टेड थी। तो सेनापति भी यही था, प्रथम प्रमुख प्रधान न्यायाधीश भी यही हुआ करता था और जज भी यही होता था। ये चीजें इसने लिखी है। फिर इसने लिखा है प्रशासन में 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। तो इन समितियों में 5-5 व्यक्ति होते थे, हर एक समिति में 5 व्यक्ति होते थे, तो टोटल ऐसे 30 व्यक्ति होते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। आपको 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया गया था, तीर्थ कौन होते हैं, तीर्थ मतलब कि कौटिल्य में जो अधिकारियों की बात की गई है, जो पदाधिकारियों की बात की गई है, वो तीर्थ कहलाते थे, ओके। तो 6 समितियां थी ऐसी टोटल, इन हर एक समिति में 5 मेंबर्स हुआ करते थे और वो यहाँ पर इस व्यवस्था को देखते थे। जैसे एक समिति बना दी, उसका काम क्या था, युद्ध को देखना, ठीक है, तो वो 5 मेंबर्स थे, वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, इन सब, वायु सेना भी तो होती थी ना, तीर कमान वगैरह चलाना, ठीक है, तो इनको रोकना, वो वायु सेना हो गई जरूरी थोड़ी है कि हेलीकॉप्टर और इन चीजों से ही अटैक होगा। तो ये इन सारी चीजों को देखना होता था। फिर एक सेना हो गई, वो रेवेन्यू को देख रही है, तो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, सेना को सैलरी वगैरह देना, तो पैसे संबंधित। तो ये कुछ समितियां थी जो काम देखती थी। 5 सदस्य होते थे, टोटल 30 सदस्य हो गए। और नगर का प्रमुख अधिकारी जिसको अरेस्टी नोमाई कहा जाता था, ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, ये मेगास्थनीज के द्वारा जड़ित है, ठीक है, तो इसको याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, अरेस्टी नोमाई। तो ये मेगास्थनीज का वर्णन था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, स्वरूप देखते हैं, और स्वरूप के साथ साथ इसका हम सैन्य प्रशासन देखते हैं। तो वही 5 सदस्य, जल सेना, पैदल सेना, हाथी, रथ आदि से संबंधित थी।
जो सैन्य प्रशासन था वो 5 सदस्य वही समितियां इनको देखा करती थी। फिर इसके बाद आता है स्वरूप। तो स्वरूप कैसा था साम्राज्य का, इसके बारे में देखो तो संघीय एवं एक तंत्रीय स्वरूप था। मतलब जो हेड था, जो मेन था, जैसे आज आप देखते हो जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डिसीजन होते हैं, क्या भोपाल में बैठ के होते हैं? क्या नहीं होते ना, दिल्ली में बैठकर होते हैं। ठीक है, तो जो भी आज हमारे यहाँ पर, ठीक है, अगर जो डिसीजंस लेने इंडिया के लिए, वो कहाँ पर होंगे? दिल्ली में बैठ के होंगे। तो कैसा स्वरूप है यहाँ पे? एक संघीय है। ठीक है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र मेन होता था। पाटलिपुत्र को कुछ नगरों में यहाँ पर अशोक के द्वारा बांट दिया गया था। तो हर नगर, हर प्रांत का एक यहाँ पर प्रांतपति भी बनाया गया था अशोक के द्वारा। तो टोटल अशोक ने क्या किया था? अपने प्रांतों को 5 भागों में बांट के रखा हुआ था। एक प्रांत था उसका उत्तरापथ, ठीक है, जिसकी कैपिटल, उत्तरापथ मतलब उत्तर वाला पूरा हिस्सा, जिसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। दूसरा था उसका दक्षिणापथ। तो दक्षिण के जितने भी जो राज्य थे, ठीक है, उसकी कैपिटल स्वर्णगिरी बना के रखी हुई थी उसने, जो राजधानी था। तीसरा जो हिस्सा होता था जिसको प्रांप्य या पूर्व कहा जाता था, जहां पे वो रह रहा है, तो पाटलिपुत्र हो गया, बंगाल हो गया, थोड़ा सा असम वाला रीजन हो गया, तो इस एरिया ये कैपिटल पाटलिपुत्र होता था। चौथा हिस्सा होता था अवंती। अवंती कहाँ है? पश्चिम में है ना, उज्जैन वाला जो हिस्सा हो गया, इसकी कैपिटल उज्जैन बनाई थी। और पांचवा जो हिस्सा इसने सबसे लास्ट में बनाया था, वो बनाया था कलिंग को, और कलिंग की कैपिटल इसने तोशली को रखा हुआ था। तो इस तरह से इसने क्या किया था? अपने पूरे के पूरे प्रशासन को 5 भागों में बांटा था, और 5 इसने वहां पर कैपिटल्स बना के रखी हुई थी। फिर सम्राट की सहायता हेतु मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद मतलब वही 30 समितियां, उन्हीं 30 में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, लगभग 18 ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको चुन लिया गया था और जिनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीता अध्यक्ष हो गया, दंड पाशिक हो गया, दुर्ग प्रधान हो गया। तो ये कुछ क्या थे? उस समय के मंत्री थे, जिनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट देकर रखा गया था। ठीक है, तो ये कौन थे? समिति के ही सदस्य होते थे, कोई अलग से लेकर नहीं आते थे ये व्यक्ति। ओके, तो ये मंत्री होते थे। फिर प्रांत जनपदों में विभक्त थे। तो जैसे मैंने भी आपको 5 प्रांत बताया ना, फिर इनको क्या किया गया था? फर्दर डिवीजन किया गया था जनों में। फिर जनों का फर्दर डिवीजन किस में किया गया था? ग्राम में। जैसे आज जोन होता है, संभाग होता है, संभाग के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर तहसील होती है, और तहसील के अंदर फिर क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, फिर ग्राम से बड़ा, ठीक है, आपका जनपद होता था, फिर उसके बाद जनपद होता था, प्रांत होता था, और फिर महाजनपद में पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता था। तो ये कुछ उसका डिवीजन यहाँ पे हुआ करता था। तो ये अशोक का स्वरूप था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो यहां तक मैंने आपको ये कल पढ़ा दिया था, यूनानी आक्रमण का प्रभाव मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, आई थिंक, है ना, यूनानी आक्रमण का प्रभाव पढ़ा दिया था। आप कलिंग युद्ध जस्ट मैंने आपको अभी समझाया है कि 261 में अशोक के राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष में, ठीक है, उसने ये युद्ध किया था। 13वां शिलालेख इस युद्ध का वर्णन यहाँ पे करता है। अब बात करते हैं अशोक के हम, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष के बारे में। व्यवहारिक पक्ष का बेसिकली मतलब होता है कि अशोक था कैसा व्यवहारिक तौर पर, अशोक क्या चाहता था, किस प्रकार से। तो अशोक का जो व्यवहारिक पक्ष था, उसमें उसने जब कलिंग युद्ध हो गया तो उसने अहिंसा की नीति को अपनाया और हिंसा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें ही उसने इस चीज का वर्णन किया हुआ है, ठीक है, कि पशु हत्या, पशु के साथ साथ जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, किसी को भी मृत्यु दंड की सजा देना, इनके ऊपर उसने तुरंत ही क्या कर दिया था? वो लगा दिया था, ठीक है, बैन लगा दिया था कि अब किसी भी तरह की कोई भी पशु हत्या नहीं होगी। हिंसा हिंसा होती है, चाहे वो पशुओं के ऊपर हो, जीव के ऊपर हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर हो, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था, उसने दंड भी दिए थे, ठीक है, काफी सारे दंड दिया करता था अगर लोग वहां पे चोरी चकारी कर रहे हैं। पर जो पनिशमेंट होती थी ना, उसका जो नेचर था वो थोड़ा सा कैसा था? लिबरल था, एकदम इतना टफ नेचर नहीं होता था, हार्श नहीं होता था जैसे कि पहले के टाइम पे होता था। तो एक ये था, पशु हत्या को उसने बंद कराया, जीवों को क्षति नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा और गुरुओं का आदर, ये उसके धम्म की नीति थी। धम्म मतलब जो आचार होते हैं ना, जैसे सुबह उठ के हमें माता पिता के पैर पड़ने चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई यहाँ पे करना चाहिए। तो ये एक जनरल सी जो नैतिक नीति थी, ये अशोक के किस में आता है? व्यवहारिक पक्ष में आता है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे अशोक के धम्म को मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, तो अपनी प्रजा के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें लिखी हुई हैं, जो मैंने समझाया है ना आपको, ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो देख लो, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन हजारों की, ठीक है, संहिता प्रस्तुत की, उसे ही उसके धम्म की नीति बोला जाता है। तो जिन हजारों की संहिता मतलब बहुत सारे उसने ऐसे विचार लिखे थे,
जो अपनी प्रजा के लिए थे, जिनको आपको डे टू डे की लाइफ में यूज करना है, वही धर्म है। ये नहीं कि आपको पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है, कुरान पढ़ना है या चर्च में जाना है, ये नहीं। जो डेली, जैसे अगर आप जा रहे हो, ठीक है, कोई अगर लंगड़ा व्यक्ति है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भले ही वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, आपको क्या करना है, उसकी मदद करना है। ये एक संहिता के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस तरह की आचार संहिता उसने यहाँ पे प्रस्तुत की थी। फिर ये रहे अशोक के अधिकारी, जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। तो ये सारे के सारे, तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मौर्यकालीन अधिकारी और विभाग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई नो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर भी मार्क कर दिया। सीता अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी के 2018 में आया था ये क्वेश्चन। सीता अध्यक्ष, ये किताब खरीद लेना, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। अब जैसे मुझे यही देखना है कि सीता अध्यक्ष का क्वेश्चन कब आया था, तो मैं आपको तुरंत देख के बता सकता हूँ। 30 शब्द में पूछा गया था 2016 में। 2016 के एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था आपसे, ठीक है, सीता अध्यक्ष। ओके, हाँ, सो देख लेना, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है राज की कृषि भूमि का प्रधान। अब ऐसा सीता अध्यक्ष का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो 10-12 शब्दों में, तो लिख सकते हो आप यहाँ पे कि मौर्यकालीन अधिकारी पहला, और दूसरे पॉइंट में लिखोगे राज की कृषि भूमि का अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। ओके, तो ये कुछ अधिकारी हैं जो आपको एज इट इज यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। और 2020 में अभी जो मेंस में क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था आपसे तीर्थ वाला। तो तीर्थ वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे रखा है, ये लिखा हुआ है तीर्थ, ये अभी आया था। तो ये देखो, लिखा है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सिरस्थ अधिकारियों को अर्थशास्त्र में कौटिल्य में तीर्थ कहा गया है, जिनकी संख्या 18 है। अधिकतर स्थल पर इन्हें अमात्य की संज्ञा प्रदान थी। वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर के बाद एक कैबिनेट होती है। तो ये कैबिनेट मान के चलो, अशोक की ये कैबिनेट थी जो तीर्थ थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो इसमें बस शामिल होते थे। ओके, फिर बात करते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं। तो मौर्य काल में 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। पहली मुद्रा क्या होती थी, जिसको कषाण कहा जाता था। ठीक है, ये बेसिकली चांदी के बने हुए सिक्के होते थे। दूसरा माशक कहा जाता था, ये तांबे के बने हुए सिक्के होते थे। माशक 2 प्रकार के होते थे, एक भारी होता था माशक, और एक जो डेली रूटीन में छोटा सा सिक्का होता था। तो माशक एक तांबे से निर्मित सिक्का होता था, और काकड़ी जो होता था ये तांबे से निर्मित छोटा सिक्का होता था। ये बड़ा सिक्का नहीं था, ये छोटा सिक्का था। ठीक है, जैसे चवन्नी मान लो और 1 रुपए मान लो, दोनों एक ही मेटल से बने हैं, बट दोनों का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो तो ज्यादा और कम है ना। तो उसी प्रकार से माशक और काकड़ी ये दोनों तांबे के बने हुए सिक्के थे। फिर ये वाली चीज मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, याद है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विजय पढ़ा दिया था मैंने कल। मगध का पुनः विजय, सेल्यूकस के साथ युद्ध, दक्षिण पश्चिम की विजय, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य में। तो इस साइड का नहीं पढ़ना है, इस साइड का हिस्सा पढ़ना है, मौर्य काल का प्रशासनिक विभाजन। तो देखिए, मौर्य काल को किस प्रकार से बांटा गया था। सबसे पहले होता था साम्राज्य, जिसमें पूरा का पूरा साम्राज्य कवर था अशोक का। मतलब जो पश्चिम में हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, काबुल कांधार का हिस्सा है, वहां से लेके पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय, ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके दक्षिण में आ जाओ तो बिल्कुल पांड्य के राज्य तक, ये पूरा का पूरा क्या था, साम्राज्य था। इस साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, यही 5 जो प्रांत थे आगे जाके किसमें, तहसील या विषय में बदल जाते हैं। और यही विषय क्या होते थे, स्थानीय। तो 800 स्थानीय थे, और स्थानीय ग्रामों का समूह कहलाता था। फिर होते थे 2 मुख, जो 400 ग्राम से मिलके बनते थे, खटेक, संग्रह, ग्राम, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। जैसे आज जो हम पढ़ते हैं ना, ग्राम होता है, फिर जनपद होता है, तहसील होता है, जिला होता है, संभाग होता है, स्टेट होता है, फिर एक राज्य होता है। तो इसको मान के चलो ये इंडिया था। ठीक है, विषय को मान के चलो ये स्टेट्स हुआ करते थे। उसके बाद जो स्टेट होते थे, स्थानीय को आप संभाग मान के चलो, 2 मुख को आप जिला मान के चलो। ठीक है, 2 मुख को जिला मानो, खटिक को आप क्या मानो, तहसील मानो, इसको क्या मानो, आप ग्रामों के समूह को मानो, और इसको ग्राम मानो। ऐसा करके आप लिख लेना। ठीक है, तो ये इनका एक पूरा का पूरा एक प्रशासन होता था। फिर मौर्य काल का राजनीतिक स्वरूप कैसा था, मौर्य काल का। तो अभी तक तो सारी चीजें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। प्लीज अगर डाउट हो तो बताना, और मुझे 1 मिनट दे दो बस।
ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मैंने म्यूट हटा दिया इसका। इसको आप जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो सीताध्यक्ष वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लिखोगे। पहला लिखोगे आप ये संबंधित, तो मौर्य काल में प्रचलित। दूसरे में लिखोगे आप विशेष करके कि यह, ठीक है, भूमि प्रधान होता था। और तीसरे में आप यहाँ पर लिखोगे कि अर्थशास्त्र में वर्णन। इस प्रकार से आप इस आंसर को यहाँ पे कोट करोगे। ओके, थैंक यू सो मच दंडौतिया जी। नहीं, बुक पे नहीं, ये मेरी पर्सनल पीडीएफ है जिनको मैं खुद ही फ्रेम करवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में, ये बुक से ऐसे नोट्स थोड़ी बनते हैं पीडीएफ, ये तो सेल्फ मेड पीडीएफ हैं, किसी बुक्स में नहीं है ये। हाँ, इस तरह से आप कोट करोगे। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे प्रशासनिक समाज, राजनीतिक स्वरूप यहाँ पे हमने तक कवर कर लिया था। अब बात करते हैं मौर्यकालीन समाज के ऊपर। मौर्यकालीन समाज यहाँ पे कैसा था? तो डियर, जो मौर्यकालीन समाज था ना उस टाइम पीरियड का, वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था उस समय कैसी थी? वंशानुगत हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी। तो शूद्रों को उस समय आर्य कहा जाता था, जो बिल्कुल सबसे निम्न वर्ग था। ठीक है, निम्न वर्ग जिसको खेती किसानी और सेवा करने का कार्य कहा जाता था, तो उनको यहाँ पर आर्य बोला जाता था। ठीक है, हालांकि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक किताब में वहां पर 7 प्रकार की जातियों का वर्णन किया हुआ है, पर उस समय केवल और केवल कितनी थी? 3 ही थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सूदियों को आर्य कहते थे। इसके अलावा 1-2 चीजें आपको और याद रखना है कि मौर्य काल में कुछ वर्ण संकर जातियां भी हुआ करती थी। वर्ण संकर जातियों का मतलब ये होता है जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जिस संतान की उत्पत्ति होती थी उसको वर्ण संकर बोलते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जैसे कि उच्च वर्ण का लड़का और निम्न कुल की लड़की, इन दोनों की शादी हो जाए, तो इन दोनों की जो शादी होगी उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वर्ण संकर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रतिलोम विवाह, उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का, तो ये प्रतिलोम विवाह होता था। ओके, तो इनको वर्ण संकर जातियां बोलते थे। ये भी 9 प्रकार के होते थे। यहाँ पर दास, चांडाल, निषाद, ये सारे वर्ण संकर जातियां कहलाते थे। दास व्यवस्था में 9 प्रकार के दास होते थे। हालांकि यहाँ पर मेगास्थनीज ने इस चीज की मना की हुई है। स्त्रियों की स्थिति देखोगे तो घर से बाहर नहीं निकलने देना और सती प्रथा का प्रचलन। अब इस समय मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। उच्च कुल की स्त्रियों को घर से बाहर ना निकलने देना, नियोग प्रथा का खत्म हो जाना, वेदों और अनुष्ठानों में भाग नहीं लेने देना, और केवल अब इनको गृह गृहस्थी के कार्यों हेतु ही क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया था। अब ये नहीं था कि स्त्रियां पहले की तरह यहाँ पर नियोग प्रथा को भी अपना सकती थी, ठीक है, युद्ध में भी जाती थी, नहीं। अब जो दूसरी स्त्रियां होती थी, दूसरी स्त्रियों का बेसिकली मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो निम्न कुल की स्त्रियां थी या फिर जो शादी नहीं करती थी, उन स्त्रियों को बेसिकली क्या किया जाता था? यहाँ पर अंगरक्षिकाओं के तौर पर नियुक्त किया जाता था। पर बाकी जो स्त्रियां थी वो गृह गृहस्थी के कार्य करती थी। जो राजा महाराजाओं की जो वाइफ्स वगैरह होती थी ना, उनका कार्य मुख्य रूप से क्या होता था? गृह गृहस्थी के कार्य करना। ओके, तो ये एक चीज हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेगास्थनीज की भूमिका क्या थी उस समय। आइए नेक्स्ट टुकड़े पे आते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि और मेगास्थनीज। ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा, ठीक है, बात करता है हुम हाम हुम, चंद्रगुप्त भी कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारी भाषा को समझने में, ठीक है, तो मेगास्थनीज भी कहता है हुम हाम हुम, मुझे भी टाइम लगेगा आप क्या कह रहे हो उस चीज को समझने में। मेगास्थनीज आया, ठीक है, उसने देखा यहाँ पर जातियों को, उसने अपनी किताब इंडिका में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख कर दिया। अब उसने 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि ये जातियां वही थी जो काम करती थी। जैसे कि देखना, वैश्यों का काम क्या था? व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को लेकर जाना। कुछ वैश्य जो होते थे काफी अमीर होते थे और कुछ वैश्य कैसे होते थे? काफी गरीब होते थे। अब कुछ वैश्य क्या करते थे? घर पे ही सामान बनाते थे और उनको बेचने जाते थे। तो इसने क्या किया? वैश्य तो वैश्य है, वही एक ही काम कर रहा है, बेचने का काम, व्यापार करने का काम यहाँ पे कर रहा है। मेगास्थनीज ने बोला ये वैश्य भी है और एक सामान बना रहा है, तो उसने इसको 2 जातियां मान लिया। एक किसान होता था जो खुद खेती भी करता था, दूसरा किसान क्या होता था? दूसरे को बघाई पर दे देता था खेल, जैसे आज भी होता ना, जमीन किसी को पट्टे पर दे दी जाती है, तो इसने उसको क्या किया? 2 जातियों के ऊपर मान लिया। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने क्या किया? अपनी किताब पुस्तक में 7 प्रकार की जातियां लिख दी। उसने बोला एक दार्शनिक जाति होती थी, दार्शनिक बेसिकली पंडित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, और क्षत्रिय थे जो इस चीज को लिखते थे, जो राइटर्स होते थे। पर इसने कहा नहीं, दार्शनिक एक जाति है, अगर कोई दार्शनिक है तो उसका बेटा भी दार्शनिक है, उसका बेटा भी दार्शनिक है। ऐसा नहीं था मेरे भाई, ऐसा नहीं था।
ओके, तो दार्शनिक जाति नहीं थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, पर मेगास्थनीज ने इसको एक जाति माना। किसान, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, ठीक है, सभामत, ये कुछ 7 जातियों का उसने उल्लेख किया। फिर उसने बोला दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। कैसे नहीं थी? हमारे भारत में दास प्रथा के बाजार लगते थे दासों के उस समय। अर्थशास्त्र में भी दासों के बारे में लिखा गया है, भ्रूण पुरुष के बारे में लिखा गया, गुप्तचर के बारे में, दासों को गुप्तचर भी बनाया जाता था। इसने ये चीज गलत लिख दी। तीसरा, स्त्रियों का समाज में सम्मान पूर्वक स्थान था। अरे भाई, जब जब राज्य के महाराजा के राज्य से बाहर निकलोगे तब तो तुम स्त्रियों की स्थिति देखोगे। तुम तो हेलेना के आसपास बने रहे हो, और हेलेना के साथ साथ जो दूसरी वाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनके आसपास चक्कर काटते रहे। तुम कभी बाहर गए समाज में, बाहर घूमने के लिए? थोड़ा बहुत गए होगे तो तुम्हें किसान दिख गए होंगे। जब जाते हो, जब देखते स्त्रियों की स्थिति, तब तुम्हें पता चलती कैसी गिरावट आ चुकी थी यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में। तो ये भी इसने गलत बात लिखी हुई है। तीसरे नंबर की बात करता हूं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऐसा कौन बोलता है यहाँ पर? इसने बोला है भाई सती प्रथा का प्रचलन उस समय कुछ हद तक हो चुका था। जैसे कि यहाँ पर युद्ध में अगर कुछ लोग यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्र में भी सती प्रथा और बाकी चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सती प्रथा का प्रचलन उस समय था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसने ये बोला है भाई पर्दा प्रथा का प्रचलन था। जैसे बाहुबली में आपने देखा ना कि पर्दे के पीछे वो महिलाएं बैठी रहती थी, तो इस समय तक ईरानी कल्चर आ चुका था। पर्दा प्रथा हमारे भारत में इस समय तक प्रचलित हो चुकी थी। ये भी चीज इसने गलत लिखी। इसने लिखा वैश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, गुप्तचरों का कार्य भी वैश्यावृत्ति का प्रचलन था, गुप्तचरों का कार्य भी करती थी। तो ये बात इसने सही लिखी है। उस समय प्रोस्टिट्यूशन होता था, ठीक है, और जो भी प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होते थे अधिकतर उनको गुप्तचर, भ्रूण पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर मतलब स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पे गुप्तचर, स्पाई, विसिल ब्लोवर जिनको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे व्यक्ति उस समय विसिल ब्लोअर हो गया, स्पाई हो गए, ठीक है, ये सारे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होते थे। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। क्या अशोक के टाइम पीरियड में धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होता था। भले ही अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाला था, पर इसके साथ साथ और भी जो धर्म थे इनका प्रचार प्रसार होता था। जैसे कि अशोक के पिताजी दूसरे धर्म को मानते थे, आजीवकों को मानते थे, उसके दादाजी जैन धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म को मान रहा है, तो बाकी के जो और धर्म थे वो भी प्रचलित थे, ठीक है। प्रजा के ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं था कि केवल तुम्हें जैन धर्म को ही मानना है, नहीं, आप जिस चाहो उस धर्म को मान सकते हो। पर बौद्ध धर्म जो था उस समय काफी ज्यादा विकास हो रहा था बौद्ध धर्म का अशोक के टाइम पीरियड पे। फिर ब्राह्मण धर्म का भी विकास था, क्योंकि अगर एकदम से ब्राह्मण धर्म कहते हैं ना, अगर उसका पतन हो गया होता तो आगे जाके जो शुंग वंश आएगा वो कैसे आ जाता? नहीं आ सकता था ना। तो शुंग वंश की नींव भी ब्राह्मण धर्म के विकास के साथ ही यहाँ पर रखी गई थी। फिर मातृ देवी के प्रणाम, ठीक है, तो मातृ देवी को प्रमाण यहाँ पर आज भी प्राप्त होते हैं। मातृ देवी का मतलब युद्ध के पहले जब धरती की पूजा होती थी, फसल उगाने के पहले 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी इस समय पर, ठीक है, तो फसल उगाने के पहले धरती को एक माँ का दर्जा देकर पूजा होता था, ठीक है, धरती पे मातृ देवी समझकर यज्ञों का अनुष्ठान भी किया जाता था। तो मातृ देवी की पूजा धरती के सेंस में उस समय की जाती थी। फिर जो अन्य समुदाय थे, अन्य संप्रदाय जैसे शैव वैष्णव संप्रदाय, इनका भी विकास इस समय पर हुआ था, ठीक है। तो जिस प्रकार एक इवन कुछ इतिहासकार अपनी बुक्स में ये भी लिखते हैं कि जो अशोक था ना वो शिव जी को मानने वाला हुआ करता था, शिव उपासक था। जब तक उसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था तब तक वो शिव उपासक था। बाद में उसने क्या किया था, इस धर्म को अपना लिया था। तो शुरुआत में और बाद में भी शिव धर्म की पूजा होती थी और आजीविकों को गुफा प्रदान की गई। आजीवक, ठीक है, उस समय जैसे सुदामा झोपड़ी हो, विश्व झोपड़ी हो गया, सुदामा की गुफा हो गई, तो बिंदुसारा ने भी कुछ गुफाएं बनवाई थी, ठीक है, जो आजीवकों के लिए दी गई थी। तो ये उस समय की एक धार्मिक स्थिति थी। फिर आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। उस टाइम पीरियड की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टैक्स था वो कृषि से ही लिया जाता था। 1/20 मतलब 20% से लेकर 30% तक जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो कृषि से होता था। वाणिज्य मतलब व्यापार, वैश्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करने की अनुमति थी। व्यापार के कारण ही तो अशोक ने कलिंग के ऊपर युद्ध किया था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जो उड़ीसा बंगाल का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो समय व्यापार होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 3 प्रकार की फसलें उस समय पर बोई जाती थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब 3 प्रकार की फसलें आज भी होती हैं कि नहीं होती हैं? 3 प्रकार की, खरीफ की फसल हो गया, रबी की फसल हो गया और जायद की फसल हो गया।
तो उस टाइम पीरियड पर भी 3 ही प्रकार की फसलें थी, खरीफ की फसल भी थी, जायद की फसल भी थी, है ना। ओके, तो इसको आज हमें कवर करना है। आज हम किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं है। तो फसलें 3 प्रकार की थी, उपज का 1/6 भाग, ठीक है, जो 6th पोर्शन होता था वो यहाँ पर देना पड़ता था, ठीक है, उपज का लगभग वही आ जाता था, ठीक है, आपका 15 से 20% के बीच में आपको टैक्स देना था। उत्तरापथ एवं दक्षिण पथ दोनों व्यापारिक मार्ग थे। उत्तरापथ क्या होता है और दक्षिण पथ क्या होता है? उत्तरापथ आज के टाइम पे आप जो जीटी रोड के बारे में सुनते हो ना, ग्रांड ट्रंक रोड, वही उत्तरापथ था, ठीक है, जो बंगाल से लेकर कहां, तक्षशिला तक जाता था, उसको उत्तरापथ कहते थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, थोड़ा सा बनवाया था, पर अशोक के टाइम पीरियड पे उसको डेवलप्ड कर दिया गया। रोड्स के किनारे पर पेड़ लगा दिए गए, यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय यहाँ पर बना दिए गए, प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई। तो जो जीटी रोड है वही उत्तरापथ था उस समय का। दक्षिणापथ मतलब कि जो दक्षिण की तरफ जाने, जो कलिंग की तरफ जाने वाली रोड थी, ठीक है, तो इन दोनों रास्तों से व्यापार उस समय होता था। मनुस्मृति एवं अर्थशास्त्र में शूद्रों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो जो शूद्र होते थे वो सेवा करते थे, तो सेवा के बदले कभी जो राजा होता या जो प्रांतपति होता था उनको किसी भूमि का टुकड़ा दे देता था। तो ऐसा नहीं था कि वो भूमि का टुकड़ा उसको फिर बाद में छीन लिया जाता था, वो शूद्रों का आधिकारिक तौर पर वो उसको एज अ गिफ्ट के फॉर्म में वो प्रॉपर्टी मिल जाती थी। तो इनको उस प्रॉपर्टी को रखने में और अपने बेटे को देने में, ट्रांसफर करने में, ठीक है, इनको उस चीज का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि जब तक आप नौकरी कर रहे हो तब तक आप उस प्रॉपर्टी को रखोगे। तो संपत्ति जोड़ने का अधिकार यहाँ पर शूद्रों को प्राप्त हो चुका था। वस्त्र व्यवसाय प्रमुख था, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आज भी आप देखोगे हमारे भारत में वस्त्रों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो वस्त्र व्यापार उस समय होता था। जगह जगह सबसे ज्यादा जो उत्तरापथ दक्षिण पथ के रास्ते थे ना, कपड़े भेजे जाते थे अधिकतर। ब्याज दर और बिक्री दर की व्यवस्था, उस समय भी सूदखोर मौजूद थे, जो किसानों के लिए और वैश्यों के लिए, ठीक है, मतलब ब्याज पर पैसे देते थे। फिर बाद में आगे जाकर वैश्यों ने अपना एक पूरा का पूरा संगठन बना लिया था, जिसके प्रधान को शेट्टी कहा जाता था, और शेट्टी ही फिर यहाँ पर ब्याज का काम करता था। तो उस समय ब्याज पर पैसे देना और बिक्री दर, ठीक है, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसका टैक्स आपको देना, जो अभी लगता है ना जीएसटी वगैरह, उसी प्रकार से इस टैक्स का भी लगना होता था। चांदी के सिक्के को पण और धरण बोलते थे। ऊपर मैंने आपको समझाया कि मौर्य काल में 3 प्रकार की मुद्राएं होती थी, तो चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, 2 प्रकार के तांबे के सिक्के थे, एक बड़ा सिक्का और एक छोटा सिक्का। ओके, तो जिनके नाम मैंने आपको ऊपर बताए थे। तो चांदी के सिक्के और इनका सिक्कों का प्रचलन था। बंदरगाह विकसित हुए खासकर पश्चिमी तट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था हमारे भारत का वो पश्चिमी तट से होता था। ये तो अरब हो गए, अरब के साथ साथ जो और स्कैंडिनेवियन, बाल्टिक, फ्रांस वगैरह की कंट्रीज हो गई, वहां पर मसालों का सबसे ज्यादा व्यापार होता था, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश थे। इसी कारण से बेसिकली क्या हुआ था कि जितने भी जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, गुजरात कर्नाटक वाले हिस्से के, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुए। क्योंकि इस तरफ से तो हम क्या करते, जो पूर्वी बंदरगाह थे, यहां से जो व्यापार होता था वो सामान को कलेक्ट करने का होता था, क्योंकि यहाँ के देश तो खुद ही संपन्न थे, तो यहाँ इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता था। पूर्वी तट की कंपैरिजन में पश्चिमी तट के बंदरगाह ज्यादा विकसित थे। फिर विभिन्न व्यापारिक मार्गों की सूचना बता चुका हूं, आंतरिक और बाह्य व्यापार, ये दोनों आपको चीजें बता चुका हूं। तो ये उस समय की इकोनॉमी हुआ करती थी। अब बात करते हैं यहां पर हम कला के विकास के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, कला इतनी विकसित थी इस समय, कला और संस्कृति देखो, जैसे मेगास्थनीज पहुंचा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, बोलता ओ बाप रे 7 मंजिल का महल, मतलब उसका एक्सप्रेशन देखो, ओ बाप रे इतना बड़ा। तो भाई वो कला का ही तो नतीजा है। उसने कभी देखे ही नहीं थे 2 या 3 मंजिल से ऊपर के कोई मकान, इतना बड़ा उसने मंजिल देखा, 7 मंजिल का मकान, मतलब डर गया, है ना, बुंदेलखंडी भाषा में बोले तो घबरा गया देखने के बाद, इतने बाप रे इतने बड़े मकान। तो ये कला का नतीजा था। राजप्रसाद मतलब पैलेस होता है, ठीक है, जिसको महल बोला जाता है। ओके, ये हो गए, स्तंभ हो गए, गुहा हो गए, बिहार, स्तूप हो गए। जब उसने स्तंभ देखे, ठीक है, कि अशोक के स्तंभ, अभी तो मेगास्थनीज इस समय, तो अशोक तो बच्चा था इस समय। स्तंभ का मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो स्तंभ बने गए थे, इसके पहले के जो स्तंभ थे उनको देखकर, ठीक है, गुफा मतलब जो आजीवकों के लिए, और जो बिंदुसार ने गुफा बनवाई थी उनको देखकर। बिहार का मतलब होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे,
ठीक है, जहां पर रहते थे ना उनको बिहार कहा जाता था, और है ना, तो ये बिहार को देखा उन्होंने, चैत्यालय को देखा उन्होंने, चैत्य होते थे जो, ठीक है, इनको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे भी कुछ होता है कि इतने भी नमूने यहाँ पर होते हैं। ये चीज इसने देखी। उसके बाद महल देखा, 84,000 स्तूपों का निर्माण, पत्थरों को काटकर गुफा का निर्माण, स्तंभों में चमकदार पॉलिश और मूर्ति कला। जब ये सारी चीजें मेगास्थनीज ने देखी तो अपनी इंडिका की बुक में लिखा, क्योंकि भारत में उस समय ये सारी चीजें विकसित थी। हमारे भारत में मथुरा कला चलती थी। हाँ, आगे जाके फिर गांधार कला आ जाएगी जब ग्रीक्स वगैरह का इन्वेजन हुआ था, फिर ठीक है ये कला आ गई थी। तो मथुरा कला उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी, गांधार श्रेणी उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी। ओके, तो ये उस समय की कुछ सांस्कृतिक चीजें हुआ करती थी। फिर मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, तो ये पतन के कुछ कारण है, जैसे कि योग्य अधिकारियों का अभाव। अब अशोक के बाद जो जितने भी अधिकारी आए वो सारे अयोग्य थे। मैं उनको अयोग्य नहीं मानता, मेरा पर्सनली व्यू है, मैं उनको अयोग्य नहीं मानता अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों को। वो इसलिए नहीं मानता, हाँ वो जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, सभी नहीं। अशोक के बाद के उत्तराधिकारी अयोग्य इसलिए भी नहीं थे क्योंकि वो अशोक के द्वारा दी गई धम्म की नीति का पालन कर रहे थे। धम्म की नीति मतलब युद्ध नहीं करना, और इसी कारण से उनका विचारों का हत्या हो गई। जैसे कि अगर मैं बोलूं, लास्ट रूरल जो था बृहदत्त, वो कमजोर शासक नहीं था, पर चूंकि उसको क्या करनी थी, अपनी प्रजा की रक्षा तो करनी थी ना। राजा का दायित्व क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। पुष्यमित्र शुंग ने उसने अटैक करने के लिए बोला, या बोला कि तुम संधि करने ही चले जाओ कि अटैक नहीं करो, उसने मना कर दिया। तो इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि पर वो योग्य था। अगर योग्य नहीं होता तो वो राजा नहीं होता और उसके इतने फॉलोअर नहीं होते, और इतने फॉलोअर इसीलिए तो पुष्यमित्र शुंग को डर लगा तो वो पाटलिपुत्र से राजधानी विदिशा लेकर आ गया। भाई क्यों लेकर आते, अगर आपने एक राजा का वध किया है, अयोग्य है अगर राजा, तो जनता तो खुद ही हटा देती उसको अयोग्यता के कारण, क्योंकि उस समय गणतंत्र भी थे, ठीक है, और राजा की हत्या हुई है तो वहां विद्रोह हुआ है, तब तो पुष्यमित्र शुंग राजधानी को परिवर्तित किया ना उसने। तो अयोग्यता, कुछ उत्तराधिकारी अयोग्य थे पर हर उत्तराधिकारी अयोग्य नहीं था, बट ये कारण में आता है। फिर ब्राह्मण विरोध हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म का बाद में प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। अशोक के टाइम पीरियड तो सब चीजें सही थी, शैव धर्म था, जैन धर्म था और बाकी के धर्म थे। जैसे इसके धर्म का पतन, अशोक की डेथ होती है, ब्राह्मण धर्म धीरे 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 विद्रोह करने लगा, और वो चाहता था कि पुराना वाला वैदिक समय हमारे फिर से आ जाए। फिर अहिंसा की नीति, ये मैं समझा चुका हूं। करों की अधिकता, अब अशोक के टाइम पीरियड पे जो कर थे वो लिमिटेड थे, धीरे धीरे बाद में टैक्सेस में बढ़त होती गई। जो अयोग्य उत्तराधिकारी आए वो कैसी लग्जीरियस लाइफ जीते थे, हर कोई नहीं, जो सिलेक्टेड थे वो, तो टैक्सेस बढ़ना शुरू हो गए। फिर आमात्यों की गुटबंदी, आमात्यों की गुटबंदी मतलब राधा गुप्त तक तो सब कुछ सही था, ठीक है, इसके पहले जो खल्लाटक थे या खट्टक थे वो तब तक सही था। अब प्रधानमंत्री की पोस्ट को लेकर जो आमात्य थे उनमें आपस में गुट बनने लगे, उन्होंने बोला तुम मेरा फेवर करना, तुम मेरा फेवर करना। जैसे आज हमारे सागर में, ठीक है, एक न्यूज आई है कि मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में जो पार्षद थे वो पार्षद चले गए, भाजपा ने या कांग्रेस ने अपने पार्षदों को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया, क्योंकि अध्यक्ष पद की लड़ाई वहां पर हो रही थी, ठीक है। अब आपने देखा सिलेक्टेड होने के बाद भी अध्यक्ष पद को लेकर लड़ रहे हैं। विधायकों का भी आप लोग सुनते होंगे कि विधायक गायब हो गए, होटल में बंद हो गए, इधर हो गए उधर हो गए, आता रहता है न्यूज में। तो उस समय क्या था, आमात्य भी गुटबंदी बनाने लगे थे, ठीक है, कि तुम इनका फेवर करना तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पतन का कारण, और विदेशी आक्रमण तो था ही, क्योंकि फिर आगे जाके यहाँ पे ग्रीक्स के आक्रमण होंगे, पार्थियन हो गए, पल्लव हो गए, शक हो गए, तो ऐसे कुछ विदेशी इस समय आक्रमण करेंगे। तो ये था कुछ पतन का कारण। तो अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अगर आप सोच रहे हो खत्म हो गई, यहाँ पर मैंने आपको इस पीडीएफ में कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए जगह दी है कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ यहाँ पर और लिखना है, तो इस पीडीएफ में ये आपके लिए जगह छोड़ी गई है। यहाँ पर आप उन चीजों को इंक्लूड कर देना जो आपका मन कहता है, जो आपको लग रहा है कि अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिए हैं तो आपके लिए बेसिकली ये जगह छोड़ी गई है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं आगे के पॉइंट के बाद। यहां से कहानी शुरू होती है कि मेगास्थनीज द्वारा इंडिका को जो रचित किया गया था, ठीक है। अब मेगास्थनीज की इंडिका से जो जानकारी प्राप्त होती है इसकी आलोचना भी की गई है। मेगास्थनीज से जो किताब जो उसने लिखी थी ना, इस किताब की आलोचना की गई है। अब आलोचना क्यों की गई और आलोचना के पीछे यहाँ पर बेसिकली बेस क्या थे, इस चीज को यहाँ पर समझो। सबसे पहला बेस था 7 जातियों से संबंधित विवरण। भाई मेगास्थनीज ने 7 जातियां लिख दी, दार्शनिक लिख दिए, किसान लिख दिए आपने,
उस समय क्या दार्शनिक कोई जाति थी क्या? नहीं थी ना। अर्थशास्त्र में 4 जातियों के बारे में लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसकी आलोचना का एक कारण ये बनता है। दूसरा, इसने दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अर्थशास्त्र में दास प्रथा के बारे में लिखा गया है, अर्थशास्त्र में दासों के भी प्रकार के बारे में दिया गया है, और अर्थशास्त्र में लिखा है कि उस समय 9 प्रकार के दास होते थे उस समय। तो ये एक आलोचना का कारण बनता है। दूसरा, इसने लिखा था अकाल नहीं पड़ता। क्या मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ा था? 2 बार अकाल पड़ा था मौर्य काल में यहाँ पर, ठीक है, उसके टाइम पीरियड पे। चंद्रगुप्त जब तो वहां पर दक्षिण के समय आ गए थे, वो कर्नाटक के समय, ठीक है, तब उस समय अकाल पड़ा था ना बंगाल में, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से दिगंबर और श्वेतांबर में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था जैन धर्म। तो ये बात इसने यहाँ पर गलत लिखी थी, जबकि इसके प्रमाण अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। सोना खोजने वाली चींटियां थी। कैसा मूर्ख टाइप का व्यक्ति था कि सोना खोजने वाली कोई चींटियां होती हैं क्या? मतलब क्या बेस बनाया होगा उसने इस चीज को लिखने के पीछे। खैर लिखा, ठीक है, कि चींटियां सोना खोद के लाती थी। अरे मेरे भाई, चींटियां सोना खोद के नहीं लाती थी। उस समय आयरन होता है, जो कोयला होता है, उसको निकालने के लिए माइंस बनाई गई थी। तो वहां पर बेसिकली क्या था, ये कहा गया था कि जहां पर चींटियां अधिक होती हैं वहां पर सोना मिलता है, ऐसा यहां पर बोला गया था। तो चींटियों की अधिकता को देखकर कहीं पर खुदाई की गई होगी, तो वहां पे सोना वगैरह प्राप्त हुआ होगा। तो इसने उस चीज को कहानी के सेंस में लिख लिया कि चींटियां सोना खोद कर लेकर आती थी। ऐसा नहीं था, माइंस थी भाई। पाटलिपुत्र मतलब बिहार और पटना झारखंड का क्षेत्र, वहां कोयले की माइंस नहीं है क्या? गैंग ऑफ वासेपुर में आपने देखा होगा ना, धनबाद वाला एरिया, तो माइंस थी वहां पे। इसने थोड़ा सा गलत तरीका लगा लिया उसका। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तुम महामूर्ख थे मेगास्थनीज, जो बोल रहे हो लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ठीक है, साइरस के पहले और कितने सारे लोग आकर चले गए, वेद हमारे लिखे गए, है ना। जब आप तो ठीक है, आपके उस समय सेलुकस निकेटर और जब सिकंदर और वो यूनान भी पैदा नहीं हुआ था ना उस समय, तब से हम लोग लेखन कला को जान रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी सारी चीजें लेखन कला मिली है, हालांकि भले ही हम उनको नहीं पढ़ पा रहे, पर लिखने का तो तरीका हमें था ना। तो ये बात इसने गलत लिखी है। फिर भारतीय लेखन कला से संबंधित विवरण यूनानी इतिहासकार नियारकस ने भी दिया है। सिकंदर के साथ नियारकस, एस्ट्रिबुलस, अरेनक्रिस्टस, ये ऐसे कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने भारत को लेखन कला के बारे में, और हमसे सीख के गए हैं वो ज्योतिष कला, उनने भी हमें सिखाया। ऐसा नहीं केवल हमने उनको सिखाया, उनने हमसे भी सीखा ज्योतिष कला के बारे में। तो जब सीखा होगा तो लिखा तो होगा, उपनिषद तो होंगे। तो इस तरह से इसके कुछ जो विवरण थे, इस कारण से इसकी क्या होती है, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका की निंदा होती है। फिर राजनीतिक स्वरूप में आपको पढ़ा चुका हूं, राजनीतिक स्वरूप, राजा, पाटलिपुत्र, राजप्रसाद का वर्णन, ये इसने लिखा है। फिर इसकी किताब में नेक्स्ट चीजें लिखी है, अभिलेखों की विशेषताएं। अब यहाँ पे शुरू होती है कहानी अभिलेखों के बारे में। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो देखो अभिलेख क्या थे, इन चीजों को समझो। अशोक के जो अभिलेख थे, यहां से आपको आई नो कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले इस चीज को याद रखो कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को जो भी वो चाहता था या उपदेश देना चाहता था, या अभिलेखों के माध्यम से उसने जनता को संबोधित करना चालू किया, वो पहला ऐसा शासक था, अशोक था। अभी बताऊंगा क्या संबोधन किया उसने। हालांकि ये अभिलेख अशोक की देन नहीं थी, ये जो अभिलेख बनाना लिखना पढ़ना था ना, अशोक ने ईरानियों से सीखा था। और ईरानी थे दुनिया में ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अभिलेख लिखना चालू किया था। हालांकि अभिलेख के माध्यम से उपदेश देना अशोक ने चालू किया, पर अभिलेख गुदवाना, अभिलेख बनाना और अभिलेख लिखना, ये सारे ईरानी लोगों की परंपरा थी। आपको याद है मैंने एक बोगचकोई अभिलेख के बारे में बताया था आपको, जो ईरान, इराक और मध्य एशिया से मिला था, जिसमें हमारे हिंदू देवताओं का वर्णन किया गया है 1400 ईसा पूर्व के आसपास। एक सीरिया से एक अभिलेख मिला है जो कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास का था, सीरिया और इजिप्ट के आसपास से मिला हुआ है। तो अभिलेखों की जो कला थी ना, वो हमने बाहर से सीखी हुई है। तो अभिलेख था क्या, इस चीज को समझो, ठीक है। अशोक ने क्या किया है, अभिलेख और स्तंभलेख, ठीक है, 2 प्रकार की चीजें यहां पर बनाई हुई थी। सॉरी, स्तंभलेख उसने बनाए थे और शिलालेख बनाए थे। अभिलेख बेसिकली मतलब क्या होता है, अभिलेख के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं, स्तंभलेख भी आता है, ठीक है, उसके बाद आपके शिलालेख भी आते हैं और गुहालेख भी आते हैं। अब इनको कैसे समझो। शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा, पत्थर को ही हम क्या बोलते हैं, शिला बोलते हैं। उस पत्थर के ऊपर किसी भी चीज को लिखना, तो वो क्या बन जाएगा, शिलालेख। तो शिला मतलब पतला पत्थर और उसके ऊपर लिखना, तो वो बन गया एक शिलालेख। स्तंभ मतलब क्या होता है, एक खड़ा,
स्तंभ होता है ना कि यार कितना सुंदर स्तंभ है ये, तो जो पत्थर खड़े फॉर्म में हो, ठीक है, या पत्थर हो या चट्टान हो या उसको काटकर वैसा बनाया गया हो, तो वो कहलाता था आपका स्तंभ। तो स्तंभ मतलब पत्थर की जो साइज होती थी खड़े फॉर्म में होती थी, उसके ऊपर किसी भी चीज को लिखना, ठीक है, तो वो होता था स्तंभ लेख। गुहा मतलब गुफाएं, गुफाएं मतलब जब आजीवकों के लिए गुफा दे दी। अब ये लोग, आप सोचते हो कि दिमाग में एक चीज, यार गुफा में क्यों लिखने के लिए ये बैठे, गुफा में क्या मिला। मेरी एक बात बताओ, अभी जैसे कि क्या कहते हैं, चैत मास चल रहा है, ठीक है, चैत मास, तो कुछ हाँ चैत मास चल रहा है ना, अभी सावन चल रहा है, और इस सावन के समय एक वो होता है ना, चतुर्मास बोलते हैं जिसको हम यहाँ पे चतुर्मास, ठीक है, चतुर्मास बोलते हैं। तो चतुर्मास करने के लिए हमारे यहाँ के कुछ जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं 3-4 महीने के लिए। चतुर्मास, बारिश का महीना चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं। अब बारिश का महीना कितना है, 3-4 महीने का है कि नहीं है, 3-4 महीने तक। तो जब ये गुफा में रहते हैं तो वहां क्या करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, जो भी इनको दर्शन हो रहे हैं वो चीजें ये उस गुफा में लिखेंगे। तो जब जिस गुफा में ये रह रहे हैं साधु संत वहां पे, तो उनको यहाँ पर गुहालेख बोला जाने लगा, ठीक है। तो 3 अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, स्तंभ लेख होता है, शिलालेख होता है और गुहालेख होता है। अब चूंकि क्या था, कोई शिला बहुत बड़ी हो सकती है, कोई शिला बहुत छोटी भी हो सकती है, कोई स्तंभ बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई स्तंभ बहुत छोटा भी हो सकता है। तो अशोक के जो अभिलेख थे, शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, इनको फिर 2-2 पार्ट्स में बांटा गया। मतलब कि लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख, और गुहालेख तो एक ही थे, इनमें कोई बड़ी गुफा और छोटी गुफा नहीं चलती, ठीक है, गुहालेख एक ही हुआ करते थे। ओके, तो इस तरह से क्या किया गया, अशोक के जो हमें अभिलेख मिलते हैं वो 5 प्रकार के हो गए। 5 प्रकार के कैसे हो गए, है तो 3, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, पर चूंकि शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है, बड़ा और छोटा। अभिलेख में शिलालेख के साथ स्तंभलेख को 2 भागों में बांटा है, बड़ा और छोटा। तो इनका डिवीजन का एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या रहता है, अशोक ने बड़े और छोटे के हिसाब से उसमें विषय भी लिखे हैं। जैसे कि मान लो दीर्घ शिलालेख है तो उसमें उसने अपनी सपोज कोई दूसरी जानकारी दी है, नैतिक जीवन की जानकारी दी थी, और लघु है उसमें उसने राजनीतिक धर्म दे दिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि जो अशोक के अभिलेख थे वो 5 प्रकार के थे। तो इनको 5 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम स्तंभ लेख के बारे में कि अशोक के स्तंभ लेख क्या थे, फिर इसके बाद कहानी को हम आगे यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो शिलालेख, चलो शिलालेख से शुरू करते हैं, इस तरफ से ज्यादा बेटर रहेगा। तो शिलालेख 2 प्रकार के थे, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बृहद शिलालेख क्या थे, फिर उसके बाद इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बृहद शिलालेख में बेसिकली अगर देखा जाए तो अशोक ने अपने प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य थे, प्रशासन और धर्म से संबंधित जितनी भी जो जानकारियां थी, वो इसने बृहद शिलालेख में लिखा हुआ है। टोटल ऐसे 14 आपको बृहद शिलालेख मिलेंगे जो हमें प्राप्त हुए। ये जो बृहद शिलालेख थे वो भारत और भारत के साथ साथ दूसरी जगह, दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान का पेशावर हो गया, पेशावर में एक जगह है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी से हमें यहाँ पर एक प्राप्त हुआ है। दूसरा एक हजारा से प्राप्त हुआ है, मनसेरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गुजरात से प्राप्त हो गया, कालसी हो गया। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जहां से हमें बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो बृहद शिलालेख बेसिकली किस चीज से डील करते थे, अशोक के प्रशासन और धम्म संबंधित जानकारियां। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो शिलालेख की बात हो रही है, शिलालेख में भी बृहद शिलालेख की बात हो रही है जो कि किससे संबंधित है, प्रशासन और धर्म से संबंधित है। फिर बात करते हैं यहां पर हम लघु शिलालेख की। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो 14 के 14 शिलालेख हैं ये प्री में पढ़ने के इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूरे के पूरे आपसे नहीं पूछेगा। जैसे कि इन शिलालेखों के बारे में बताऊं, पहला जो शिलालेख था इसमें अशोक ने पशु हत्या की बात की हुई है, ठीक है, कि पहले शिलालेख में। दूसरा शिलालेख था उसने क्या बोला हुआ है, जो सीमांत प्रदेश थे बिल्कुल लास्ट वाले, जो चोर चेरा पांड्या राज हो गए, उनके बारे में बात किया हुआ है। तीसरे शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक की बात की गई है, और जो उसने उत्तराधिकारियों को अधिकारियों को नियुक्त किया था उनके बारे में बात है। और 10वां शिलालेख है उसमें धम्म की बात की हुई है। 13वां शिलालेख है उसमें इसने कलिंग युद्ध की बात की हुई है। तो ऐसे कुछ युद्ध के बारे में बात की हुई है। लूसेंट की जो किताब है ना, लूसेंट की किताब में वो टेबल बन के दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में, तो वो याद कर लेना। मेंस के प्रोस्पेक्टस से जरूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मेंस में वो पूछेगा, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ओके, तो ये तो होगा इसके बृहद शिलालेख। फिर बात करते हैं यहाँ पे लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में क्या दिया हुआ है, तो अशोक का जो व्यक्तिगत जीवन था
व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जितनी भी जो जानकारियां थी वो इसने लघु शिलालेख में लिखा हुआ है। व्यक्तिगत जीवन का मतलब होता है जैसे कि अशोक के नाम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। देवनाम प्रिय, अशोक ने कहाँ कहाँ पर गया है, कहाँ कहाँ की यात्रा की हुई है, तो ये सारी चीजों का वर्णन उसने किस में लिखा है, लघु शिलालेख में। तो बुद्ध या शाक्य का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, बौद्ध धर्म त्रिरत्न धम्म, ये सारी चीजें जो थी ये इसने लघु शिलालेख में लिख कर दी हुई है। त्रिरत्नों के बारे में जो उस समय के होते थे, और इसके अलावा कुछ जो उसने कार्य किए थे व्यक्तिगत तौर पर, वो सारे उसने लघु शिलालेख में लिखे। फिर आता है इसके बाद स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या थे, इनको भी समझो। तो आइए, तो ये भी दो प्रकार के थे, एक बृहद स्तंभ लेख और एक आपके लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखा है, इसने धम्म एवं प्रशासन संबंधित जानकारियां। अब आप बोलोगे कि सर अंतर क्या हुआ अशोक के बृहद स्तंभ लेख में और इसके बाद बृहद स्तंभ लेख में? इसने अशोक ने धर्म और प्रशासन की जानकारियों के बारे में लिखा है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर इसने भी धर्म और प्रशासन के संबंधित यहां भी जानकारियां लिखा हुआ है और इसने धार्मिक सांस्कृतिक जानकारियां इधर भी लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। ये जो लघु शिलालेख था ये उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीजें थी, जिसमें उसने बुद्ध या शाक्य मुनि अपने बौद्ध धर्म को उसने क्या किया क्या नहीं किया ये चीजें लिखी हैं, किसमें? उसने लघु शिलालेख में। पर अगर मैं आपसे बात करूं इधर पर बृहद स्तंभ लेख की, तो धम्म को लेकर जो प्रजा को उपदेश देना चाह रहा था, जैसे अशोक ने धम्म और प्रशासन की जानकारी मिलती है, उसने प्रजा को उपदेश दिए, ठीक है, कुछ भी, वो सारी जानकारियां आपको कहां मिलेंगी? बृहद शिलालेख में। तो ये उसकी जानकारियों से संबंधित था। नेक्स्ट आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में बेसिकली उसने क्या लिखा था, अशोक की राजकीय घोषणाएं, जो उसने घोषणाएं की थी, सभी प्रजा मेरे बच्चे के समान है, हर 5 साल में राजकों को जाना चाहिए, इस चीज के बारे में, ठीक है। अशोक की पत्नी के बारे में भी यहाँ पर देखे रखा हुआ है, जो उसने यात्रा की थी। तो महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए, अशोक द्वारा की गई यात्राएं, इसने हर साल कुछ न कुछ यात्राएं की थी, बौद्ध गया की यात्रा की थी, फिर जहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था वहां पर भी ये गए थे। फिर यात्रा धार्मिक को कर को माफ करने के लिए बाकी लोगों को भी इसने उपदेश दिए कि आप जाओ, आप भी यहाँ पर यात्राएं करो, तो उनको यहाँ पर यात्रा संबंधित चीजें बताने के लिए ये अशोक ने कुछ यहाँ पर लघु स्तंभ लेख बनाए थे। तो आपको ये पूरे के पूरे याद रखना है। जैसे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है, उसने धार्मिक कर को माफ कर दिया। 12वें वर्ष में वो अशोक ने यात्राएं की थी, ठीक है। उसकी जो पत्नी थी कारुवाकी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उसने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दान दिया था। तो ये सारी चीजों का वर्णन अशोक की किस में दे रखा है? इसमें बृहद अभिलेखों में। तो शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीजें मैंने आपको बना के रखी है। फिर आता है गुहा लेखों के बारे में। अब गुहा लेख क्या थे इसके बारे में देखिए, तो देखा ये लिखा हुआ है अशोक के गुहा लेख। तो बिहारों में उल्लेखित है, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। नागार्जुन की पहाड़ियों में संबंधित 3 गुफाएं हैं, ओके। और आजीविक संप्रदाय, सुदामाकरण चौपड़ी, विश्व झोपड़ी, ठीक है, जो था। तो ये कुछ गुफाएं थी, 12 वर्ग की गुफाएं, जो इसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो 3 प्रकार की ये इसके अभिलेख थे, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। फिर इनको क्यों बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ये जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर गुहा लेख के माध्यम से दे दी। अब बात करते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक को अपने पिताजी और दादाजी से बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। तो क्या अशोक ने किसी भी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया? हाँ, मान सकते हैं कि अशोक को विरासत में छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। छोटा नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। पर अशोक ने भी क्या किया था, कुछ ऐसी विजय की थी, जैसे कि उसने जम्मू कश्मीर को जीतकर श्रीनगर का जो नगर था उसकी स्थापना की। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिनी किताब है वो इस चीज का वर्णन यहाँ पे करती है। उसने कलिंग राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाया, नेपाल आदि क्षेत्रों की उसने विजय की, ये कुछ है। तो केवल उसने उस पूरे के पूरे बड़े साम्राज्य की देखभाल ही अकेली नहीं की, देखभाल करने के साथ साथ उसने व्यापार को बढ़ाया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटस देखा था एक इंस्टा पे, उसमें क्या होता है, एक लड़का और लड़की बेसिकली बात कर रहे होते हैं। तो लड़की पूछती है लड़के से कि तुम्हें भविष्य में आगे क्या करना है। तो लड़का बोलता है कि बस अपने पापा के बिजनेस को ही देखूंगा। तो लड़की बोलती है यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारा अपना कोई नाम नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है, तुम अपने मतलब पिताजी के, है ना, व्यापार को ही आगे बढ़ाओगे, तुम्हें अपनी कोई नाम की पहचान नहीं करनी है। तो लड़के ने बड़ा प्यारा रिप्लाई दिया, मतलब वो मेरे दिल को छू गया। तो लड़का बोलता है इसमें गलत क्या है?
अगर मैं अपने पिताजी के नाम से जाना जा रहा हूं, अगर मैं अपने पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूं, तो इसमें गलत है क्या, आप ये बताओ। अगर मैं उनके नाम से जाना जा रहा हूं तो इसमें गलत है कुछ क्या? ये तो अच्छी बात है कि मैं अपने पिताजी के नाम से जाना चाहता हूं, ठीक है, और मैं उनके बिजनेस को और आगे बढ़ा रहा हूं। तो ऐसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हो। तो अशोक को जो साम्राज्य मिला उसको तो उसने रखा, और इसके साथ साथ उसने उस चीज को आगे भी बढ़ाया, रोका नहीं, वहीं सीमित नहीं हुआ। कश्मीर हो गया, कलिंग हो गया, बाकी के जो दक्षिण के राज्य हो गए, उनको भी उसने जीता। तो ये अशोक का एक साम्राज्य विस्तार था। फिर अशोक के साम्राज्य विस्तार के बाद आता है अशोक के प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार उसने कैसे किए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्रशासनिक सुधार में उसने क्या किया कि पितृतंत्रात्मक निरंकुशतावाद की अवधारणा। पितृतंत्रात्मक का मतलब होता है कि मेल पेट्रियार्कल जो कल्चर था उसको रखा। निरंकुशता का मतलब होता है कि राजा के ऊपर किसी भी समिति का, किसी भी जो उसके तीर्थ हैं, रत्नी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका प्रभाव नहीं होगा। राजा जो डिसीजन लेगा वही फाइनल होगा। अमात्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये निरंकुशतावादी जो साम्राज्य था, अशोक ने इसको बढ़ाया। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य मतलब धम्म की नीति, आचार संहिता का उसने प्रतिपादन किया। तो लोगों को उसने बताया कि हमें जन कल्याणकारी राज्य रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि हमें केवल अटैक ही करता रहना है, हमें अपनी प्रजा को खुश करना है, कल्याण करना है, उनका, उनके हित में कार्य करने हैं। जैसे उसने उत्तरापथ को बनाया, दक्षिणापथ को बनाया, यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय उसने बनाए, करों को उसने निर्धारित यहाँ पे कर दिया, युद्ध नहीं किए। तो युद्ध नहीं करना भी तो कल्याण कहलाता है ना यार। तो ये उसने एक अवधारणा को यहाँ पर अपनाया। तीसरा, नए अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक निरीक्षण। तो 30 अधिकारी थे इसके पास, है ना, 6 समितियों में 30 अधिकारी, उनमें 18 क्या थे, इसके मंत्री होते थे। तो इस तरह से इसने नए अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों, धम्म का प्रचार। अशोक के स्तंभ लेख में भी इस बात की हमारे लिए वो मिलती है, सूचना मिलती है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए आमात्रों को नियुक्त किया और उनको अलग अलग जगह भेजा, चारों दिशाओं में भेजा। महारक्षित, धर्म महारक्षित, महेंद्र हो गया, संघमित्रा हो गया। तो ये कौन थे? उसके धम्म के प्रचार करने वाले उसके संबंधित थे। इनका प्रचार प्रसार किया। फिर साम्राज्य के स्थान का प्रशासनिक निरीक्षण। उसने अभी अपने अभिलेख में बोला था, इस चीज का आदेश दिया था उसने अपने प्रजा को, उन प्रांतपतियों को, कि आपको हर 5 साल में अपने पूरे देश के निरीक्षण पे जाना है। बाहुबली पिक्चर देखिए, बाहुबली पिक्चर में बाहुबली को देशांतर का आदेश दिया था ना, उनकी मां ने, नाम भूल गया उनका क्या था, ठीक है, दिया था कि जाओ अब तुम्हारा देशांतर का समय आ गया है। तो पड़ोस के देश में जाके वो देख रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये वही चीज है, ये वही चीज है कि हर 5 साल में उनको देशांतर करना पड़ता था, मतलब अपने देश की यात्रा के ऊपर उनको जाना होता था। ये देशांतर कहलाता था। फिर साम्राज्य का 5 भागों में विभाग। 5 भाग में पढ़ा चुका हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उनकी राजधानी भी बताई थी, तक्षशिला हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कलिंग वाला हिस्सा हो गया, उत्तरापथ हो गया, पूर्व का हिस्सा हो गया। तो ये 5 भागों में इसने अशोक ने पूरे सुधार कार्य किए। फिर अशोक की धम्म नीति आता है नेक्स्ट टॉपिक। धम्म संस्कृत का शब्द है, धार्मिक विश्वास नहीं है। अब आप इस चीज का मतलब समझे, अशोक का जो धम्म है वो धार्मिक विश्वास नहीं है। अशोक ने बोला था कि आप इस धर्म को अपनाओ। अशोक का कहना क्या है? नैतिक आचार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, नैतिक जो चीज जरूरी है। कोई असहाय है, कोई भूखा बैठा है, आप उसको रोटी खिलाओ। आप उससे ये मत पूछो आपका धर्म क्या है फिर हम रोटी देंगे। जो नैतिक आचार की जो संहिता होती है, जो मोरल ड्यूटीज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती है, वो धम्म कहलाता है। ये किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा था। धम्म मतलब जो मोरल ड्यूटीज हैं वो अशोक ने यहां पर बोला हुआ है। तो ये किसी भी धार्मिक विश्वास नहीं था, नैतिक आचार संहिता थी। और सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व जो समाज के उत्तरदायित्व होते हैं। आपका भी कोई एक उत्तरदायित्व होता है जिस समाज में आप रह रहे हो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कुछ लोग अगर दारू पीकर या टॉक्सिक होकर किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, तो आपका वो दायित्व बनता है कि आप उनको रोको। ये एक सामाजिक दायित्व होते हैं। कोई अगर वृद्ध है, गिर गया है, ठीक है, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप उसको उठाओ, उसको हॉस्पिटल ले जाओ अगर उसको चोट वगैरह आई है। तो ये सामाजिक दायित्व है, इसी को धम्म कहा जाता है। कुछ अलग से धम्म किसी भगवान की पूजा करना नहीं था, मोरल ड्यूटीज थी। ये अशोक का धम्म कहलाता था। ओके, फिर इसके बाद लास्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब हम लास्ट पेज में क्या दे रखा है, यहां से खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। अब धम्म को अपनाए जाने के पीछे पृष्ठभूमि और कारण।
तीन प्रकार के यहाँ पर कारण थे जिस कारण से अशोक ने इस धम्म को अपनाया था। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक कारण। तो परंपरा विरोधी संप्रदायों का उदय। परंपरा विरोधी संप्रदायों का उदय से इस चीज से आप लगाओ कि उस समय धार्मिक स्तर पर उस समय काफी ज्यादा संप्रदाय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वर्ण व्यवस्था थी। और इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा अलग अलग संप्रदायों को, ठीक है, मान्यता दी गई थी और अपनाया गया था। जैसे कि आप समाज में उस समय आप देख सकते हैं, जैसे कि विरोधी संप्रदाय में आप इसको ऐसे समझो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, वो जैन धर्म को मानता था। जो बिंदुसार आया वो किस धर्म को मानने लगा? आजीवक को मानने लगा। फिर अशोक आया, शैव धर्म को मानता था, फिर बाद में बौद्ध धर्म को मानना शुरू किया। तो आप ये देखो, परंपरा विरोधी संप्रदाय हुए कि नहीं हुए? परंपरा मतलब अशोक जैन को मान रहा है तो बिंदुसार को भी जैन को ही मानना था, पर नहीं, उसने परंपरा के विरोध जाके आजीवक को माना। अशोक को भी आजीवकों को माना था पर उसने शैव धर्म को माना। ठीक है, तो इस तरह से परंपरा विरोधी संप्रदायों का उदय हुआ, इस कारण से धम्म की नीति आई। फिर तात्कालीन परिवेश में तनाव की उत्पत्ति। तात्कालीन परिवेश में तनाव की उत्पत्ति हुई, इसका बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि जब एक राजा दूसरी किसी चीज को मान रहा था तो धीरे धीरे प्रजा में उस चीज को लेकर क्या हुआ? फैलती गई। ठीक है, तो वो तनाव यहाँ पर आता गया। तो ये तनाव की स्थिति ना बने इसलिए उसने किसी धर्म की बात नहीं की, धम्म की बात की। आप किसी धर्म को मत मानो, आप आजीवक को मत मानो, बौद्ध मत मानो, जैन मत मानो, ब्राह्मण मत बनो, आप केवल धम्म को अपनाओ, जो नैतिक चीजें हैं, जो जरूरी हैं। तो एक धार्मिक उत्पत्ति कारण थी। दूसरा सामाजिक उत्पत्ति में भाई परंपरा विरोधी संप्रदायों के कारण समाज में रूढ़िवादिता और असमानता पर कड़ा प्रभाव पड़ता था। भाई पड़ता था, अगर आप एक धर्म को मान रहे हो तो आपके लोग फेवर में हैं, उसको राजा मान रहे हो, दूसरे धर्म को मान रहे हो तो नहीं। तो यहाँ पर परंपरा विरोधी असमानता होती थी। असमानता मतलब भाई हम इस धर्म को मान रहे हैं, हमारी संख्या कम है तो हमें माइनॉरिटीज में डालो। आजकल यही होता है ना, माइनॉरिटीज में और बाकी चीजों में। तो ये असमानता होती, तो अशोक ने इसको खत्म कर दिया। तो ये उसके क्या थे? सामाजिक प्रभाव। फिर आते हैं आर्थिक प्रभाव। तो समाज के कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर अभी भी विकास न होने के कारण आर्थिक असंतोष व्याप्त था। इसका मतलब आप इस तरह से लगा सकते हो कि भले ही यहां पर एक, जैसे आज आप देखो, इसको इस सेंस में समझो कि एक जगह जैन धर्म या कोई दूसरा भी धर्म बहुत अमीर वर्ग है और दूसरी जगह आप देखोगे वही सेम धर्म क्या है? बिल्कुल गरीबी रेखा पर आ रहा है। तो धर्म में क्या हुआ? एक संप्रदाय में, ठीक है, एक समाज एक जगह जहां पे उस धर्म को मान रहा है वो बहुत अच्छा है और दूसरी जगह का वर्ग का लोग कैसे वहां पर गरीब है। तो ये आर्थिक तौर पर क्या थी? यहाँ पर असमानताएं थी। तो अशोक ने इस कारण भी इस धम्म की नीति को लेकर आया। जैसे कि समाज के कई क्षेत्र थे जहां अविकसित थे, ठीक है, तो उनको भी विकास करने के उद्देश्य से और इस असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से अशोक ने ये धम्म की नीति का पालन किया। तो ये कुछ असमानताएं की पृष्ठभूमि थी। फिर इसके बाद आता है अशोक का मूल्यांकन, लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है धम्म के विभिन्न तत्व कैसे थे? तो बहुकथने बहुकल्याणे, ये पॉइंट याद रखना है। बहुकथने बहुकल्याणे का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अशोक के द्वारा जितने भी कथन धम्म से संबंधित रहे, बहुकथने मतलब बहुत सारे कथन, वो केवल और केवल समाज के कल्याण के लिए थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ग और व्यक्ति विशेष के लिए वो कल्याण के लिए थे, वो समाज के कल्याण के लिए वो सारी की सारी बातें कही गई थी। तो बहुकथने बहुकल्याणे का बेसिकली मतलब ये होता है। दूसरी चीज होता है दया कारुण, वही मोरल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो वो चीज इसमें बताई गई है। तो बहुकल्याणे मतलब कल्याण की बात हुई है। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है दाने उदारता। दाने उदारता मतलब दान वगैरह ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। जैसे अशोक ने भी काफी ज्यादा चीजें दान की हुई थी, तो अगर आप सक्षम हैं तो आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। फिर सच्चाई पवित्रता, सच्चाई पवित्रता, सच बोलो क्योंकि वही पवित्र है, सच बोलने की बात। फिर सच्ची सत्यता, वही पवित्र है और वही सच है, वही कह रहा ना, वही पवित्र है और वही सत्य है। तो ये चीज उन्होंने सत्य के बारे में बोली है। और फिर बोला है इन्होंने अब आसीपने, है ना, दुष्कार्य से बचना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको दुष्कार्य नहीं करना है, जो मोरल ड्यूटीज के खिलाफ है वो चीज नहीं करनी है। तो ये इनके धर्म के कुछ तत्व थे। फिर धम्म और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था, ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बना लिया था, इन धर्मों को मानता था और बुद्ध के अवशेषों पर चलो 84,000 स्तूप बनाए। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पीछे की ओर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर आता है इसके बाद, कितने पेज रह गए भाई? एक आध पेज और रह गया इसके बाद, बस खत्म, लास्ट पेज है इसके बाद।
इस पेज के बाद आधा पेज और है, फिर नहीं है। ओके, अशोक का मूल्यांकन अगर मैं आपको बताऊं तो अशोक का मूल्यांकन देख लो किस प्रकार से। एक कुशल प्रशासक था, अशोक एक कुशल प्रशासक था क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को उसने संभाल के रखा और संभाल को रखने के साथ साथ उसने इस क्षेत्र का विस्तार भी किया। ठीक है, सेना में विद्रोह नहीं होने दिया, प्रांतों में विद्रोह नहीं होने दिया। तो ये एक उसके कुशल प्रशासक की कहानी, उसकी कुशल प्रशासक कहने के पीछे ये एक कारण है। दूसरा, एक महान निर्माता था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, अभिलेखों का में स्तंभ लेख, गुहा लेख है ना, इनका निर्माण करवाया उसने, शिलालेखों का। तो एक महान निर्माता अशोक को कहा जा सकता है। इसके बाद जनहितकारी, तो जनहित के लिए उसने पशु निंदा भी, पशुओं की बलि, ठीक है, जो चढ़ती थी उसकी निंदा की। जनहित कल्याण के लिए उत्तरापथ बनवाया, रोड्स के आजू बाजू उसने पेड़ लगवाए, प्रतीक्षालय बनवाए। तो जन कल्याणकारी कार्य भी उसने किए। तीसरा, विश्व शांति का अग्रदूत, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया कि युद्ध नहीं करना है, तो ये चीज उसके एक मूल्यांकन में आता है। फिर महान धार्मिक प्रचारक, तो उसने अपने धम्म के प्रचार के लिए, ठीक है, देश विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा, जैसे महेंद्र संघमित्रा, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित। ठीक है, तो ये कुछ उसके कैसे थे, यहाँ पे प्रचारक थे जो देश विदेशों में भी गए धर्म के प्रचार के लिए। फिर विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण, धम्म के माध्यम से उसने जो धार्मिक असमानताएं थी इनको खत्म करने की अशोक ने कोशिश की। तो हिंदुत्व और बंधुत्वता का नारा जो था वो इसने देना चाहा। ठीक है, तो विश्व बंधुत्वता, हिंदुत्वता नहीं बंधुत्वता का जो नारा इसने था वो दिया। एक महान विजेता के रूप में हृदय परिवर्तन उसका हुआ। तो ये अशोक के चरित्र का कुछ मूल्यांकन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। फिर आता है इधर पर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म नहीं था। अब आप एक चीज को समझो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो धम्म था अशोक का वो बौद्ध धर्म था। नहीं था मेरे भाई, अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था। इसके पीछे कुछ कारण यहां पर दिए गए, जैसे देखो, सबसे पहले बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है, धम्म में नहीं किया गया। धम्म में किसी प्रकार के कोई अष्टांगिक मार्ग दिए गए, मोक्ष प्राप्ति की बात हुई है, धम्म में नहीं हुई है ना। नैतिक विचारों की बात की गई है ना उसके द्वारा, तो नैतिक विचार आपको कैसे रखने, तो ये बौद्ध धर्म नहीं था। दूसरा, संघ जीवन और भिक्षु जीवन की चर्चा नहीं। बौद्ध धर्म में संघ की बात की गई है, ठीक है, भिक्षु जीवन जीने की बात की गई है, शालीनता की बात की गई है, पर धम्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप इसको बौद्ध धर्म तो कह ही नहीं सकते। तीसरा, बौद्ध धर्म में जहां निर्वाण प्राप्ति की बात की है वहां इसमें धम्म में स्वर्ग प्राप्ति की बात की है। इसका सीधा सा मतलब ये बताओ, अगर आज के टाइम पे आपको स्वर्ग देखना है तो कहां दिखेगा, आपके पेरेंट्स की सेवा में, माता पिता के सुख में, चरणों में। तो वो सेवा करना क्या है, क्या है, धम्म है अशोक के अकॉर्डिंग। तो उसने धम्म में स्वर्ग प्राप्ति की बात की है। यहां पर संसार की मोह माया को छोड़कर जो सारी चीजें होती है इनको उसने मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बताया। उसने मना कर दिया कि नहीं, संसार को त्यागना वगैरह ये सब करना, इससे मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष आपको धम्म से मिलेगा, ये उसने बात की। फिर महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। बौद्ध धर्म में कोई महामात्र नामक अधिकारी नहीं था, उसमें भिक्षु बनाए जाते थे, जो भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अशोक का धम्म अलग है और बौद्ध धर्म अलग है, इन दोनों में डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको यहां पर बताए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, मौर्य काल पर विदेशी प्रभाव क्या था। तो बिल्कुल सही बात है, मौर्य काल में विदेशी भी तो आए थे ना, ऐसा थोड़ी था कि केवल एक ही व्यक्ति ये थे। मौर्य काल में एक दो नहीं, काफी ज्यादा विदेशियों का आगमन हमारे मौर्य काल में हुआ था। अब इनके प्रभाव की बात करें तो क्या क्या प्रभाव पड़ा था इन विदेशियों का। तो सबसे पहले अशोककालीन स्तंभ और उसके शीर्ष पर घंटानुमा आकृति ईरानी प्रभाव से विकसित था। तो शुरुआत में मैंने अपनी क्लास में आपको एक चीज बताया हुआ था कि अशोक के जो अभिलेख थे, चाहे आपके शिलालेख हो और स्तंभ लेख हो, ये देन किसकी है, विदेशियों की है। तो विदेशियों की परंपरा को अशोक ने अपने भारत में अपनाया, ठीक है। तो ये एक विदेशी परंपरा और घंटानुमा तौर पर लिखना, ये एक इनकी देन हो गई। स्तंभों पर की गई चमकदार पॉलिश, तो अशोक के जितने भी जो स्तंभ थे उन पर पॉलिश की जाती थी, ये इनकी एक यहाँ पर देन होती थी। दूसरा, मौर्य काल में बने जो भवन होते थे, ठीक है, उन भवनों में भी काफी ज्यादा, ठीक है, बड़े बड़े जो हॉल्स बनाए जाते थे वो भी विदेशियों की एक देन हुआ करता था। फिर इसके साथ साथ स्तंभों पर बनी गई पशु की आकृतियां ईरानियां, ये सब यूनानी सभ्यता से लिया गया है। आज भी जो शेर वगैरह बने ना हमारे यहाँ पे,
जिसको राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया गया है। तो ये सारे क्या थे, एक विदेशी कल्चर थे जिसको अशोक के द्वारा अपनाया गया था। अब बात करते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी दोस्त हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय प्रशासन मैंने आपको बता दिया है, सम्राट हेड होता था, मंत्री परिषद है ना, ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले वाली क्लास में। अभी ऊपर सामाजिक पृष्ठभूमि ये हमारा हो चुका है, ठीक है। कला और संस्कृति ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है ना, ये पॉइंट। पतन अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य का पतन भी। अब ये दिए गए हैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इनको आप करके दोगे, है ना। तो देख लो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 14 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के दिए गए। तो मुझे लगता नहीं कि अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। और 14 क्वेश्चन ये हैं और 14 ही क्वेश्चन आपके ये हैं, 14 क्वेश्चन ही आई थिंक, 14 15 अरे बाप रे 18 क्वेश्चन है डियर। और ये पहले ये क्वेश्चन देख लो जो 17 नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये जरूरी है देखना। 17 नंबर का क्वेश्चन आया था 2016 में। क्या पूछा था, मैगस्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखें। 2016 का क्वेश्चन। 2014 में पूछा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए। ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा है। अभी के कुछ क्वेश्चंस और देख लो, 20 वाले क्वेश्चन डाउनलोड कर लो यार। अभी के कुछ क्वेश्चंस क्या आए हैं, 2017 में कलिंग युद्ध पूछा था, 2017 में कलिंग युद्ध। इसके बाद 2016 में सीता अध्यक्ष पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। और कोई आया क्या? तो ये क्वेश्चन हैं डियर, आपको जो करके देना है मुझे, है ना। सो ये पीडीएफ मैं प्लस ग्रुप पर अपडेट करूंगा, तो प्लस ग्रुप पर आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, ठीक है। फ्री भी अवेलेबल कर रहा हूँ। हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस करना है, आराम से टाइम लेकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है डियर, पढ़ाने का तरीका, नोट्स, अगर आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लोगे अगर आप आज और कल में, तो 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आज और कल में लेते हो, नहीं तो 10% डिस्काउंट मिलता है। इसी शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं पूरा का पूरा आपका कोर्स कवर कराने वाला हूँ, यूनिट 1 से लेके 5 तक। अगस्त के महीने में केवल 1.5 महीने में 5 यूनिट्स आपकी कवर करवा दूंगा। तो सब्सक्रिप्शन लो, इन सारी क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। एंड किसी भी तरह का एरर हो तो प्लीज मुझे बताना, और अंकुर दुबे अनअकैडमी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ दीपांजलि जी आप शायद आई थिंक नए आए हो, पीडीएफ में हर सेशन के अवेलेबल करता हूँ। अंकुर दुबे अनअकैडमी ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप ऐसा नहीं बोलोगे फिर, है ना, कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच सचिन जी, बाकी सभी। इन क्वेश्चंस को कॉपीज भी चेक होती हैं आपकी, पीडीएफ भी आपको डेली बेसिस पे मिलता है। ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम सृष्टि जी, दीपांजलि जी, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, 2023 के लिए, 2023 में उसके बाद के लिए भी जरूरी है। 2014 का क्वेश्चन अभी हम 22 में पढ़ रहे हैं, सोचो 8 साल बाद वही चीज पढ़ रहे हैं, तो आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी जरूरी है। हाँ जी, यूट्यूब पर ये वाला कोर्स एंशिएंट का तो पूरा रहेगा, पर नोट्स नहीं मिलेंगे इसमें, नोट्स प्लस ग्रुप पर रहेंगे प्रिंटेड वाले। हाँ तुरंत अभी दे ही रहा हूँ सृष्टि, 5 मिनट में पीडीएफ पहुंच जाएगा ग्रुप पर इस क्लास का। अंकुर दुबे अनअकैडमी पर 5 मिनट में पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके चलो, तो मुलाकात होती है रात के 9 बजे वाले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, 9 बजे मिलते हैं हम। ओके।